Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Bhuvnas IAS। पिछले कुछ दिनों से लेक्चर में थोड़ा गैप हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज में हम लोग 3 से 4 चीजें कवर कर रहे हैं। फर्स्ट, आपकी जीपीएससी स्पेसिफिकली क्लास 1-2 एग्जाम के लिए गुजरात का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज गुजरात हिस्ट्री। एनीवे हम लोगों ने इसके 3 में से 2 पार्ट खत्म कर दिए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है और दूसरा आपका मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो चुका है। ठीक है, मॉडर्न बाकी है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो ऑलरेडी आपकी ये सीरीज चल रही है। आज से हम लोग दूसरी सीरीज चालू करेंगे कि यही जीपीएससी की क्लास 1-2 की एग्जाम जो आपकी 20 ऑफ अप्रैल को है। ठीक है, यही एग्जाम के लिए हम लोग गुजरात स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, गुजरात स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो जैसे आप लोगों को ध्यान में होगा कि हमारी एग्जाम की पैटर्न प्रीलिम की और मेंस की दोनों की चेंज हो चुकी है। ठीक है, प्रीलिम की आपकी एग्जाम पैटर्न कुछ हो चुकी है कि अब से प्रीलिम में 200 मार्क का ही एक ही पेपर रहेगा। ठीक है, जीएस का, उसी में सारे आपके 8 से 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस डिबेट आपके दिमाग में आएगी कि भाई किस तरीके से अब क्या वेटेज या फिर बाइफर्केशन होगा। ठीक है, तो सेम हर एक के लिए वो एग्जाम पहली बार ही होगी, फर्स्ट टाइम ही होगी। चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो कितने सालों से एग्जाम दे रहे हैं, डजंट मैटर, हर एक के लिए वो पेपर पहली बार ही होगा। तो इधर उधर के एजम्पशन, गेसवर्क या फिर कोई दूसरे यूट्यूब वीडियो में किसी ने कमेंट किया हो कि हाँ इतना ही वेटेज आएगा, उतना ही आएगा, उन सब चक्करों में पड़े बिना, ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है, सिंपल सा लॉजिक, अगर 400 मार्क की एग्जाम थी, कोई सब्जेक्ट के वहां पे 50 क्वेश्चन पूछ रहे थे कि लेट्स से पॉलिटी के 50 पूछ रहे थे, फिर आपके सी सेट मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी के 50 पूछ रहे थे। ठीक है, जीएमए के, तो लॉजिक सिंपल सा ये कहता है कि आप 200 मार्क की एग्जाम है तो एज ऑफ नाउ आधा वेटेज लेके चलो। ठीक है, 50 तो अब 25 आएंगे पॉलिटी के, जीएमए के 50 आ रहे थे तो 25 आएंगे। इसके अलावा कोई भी एजम्पशन में मत पड़िएगा। ठीक है, मतलब ये भी एक आइडियल एजम्पशन है अपना कि अगर आधे मार्क्स हो चुके हैं 400 की जगह 200 तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, सेम मैं भी इसकी गारंटी नहीं लेता क्योंकि मेरे लिए भी ये पैटर्न पहली बार ही होगी। ठीक है, तो इधर उधर के आलतू फालतू वेटेज के चक्करों में क्या आएगा, अब तो गुजरात का पोर्शन पूछेंगे ही नहीं या फिर ज्यादा पूछ लेंगे या फिर वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो चर्चा में आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए, तो जैसे जब वो 400 मार्क का भी एग्जाम हुआ करता था प्रीलिम का, ठीक है, तब भी आपको गुजरात स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पूछा जाता था और काफी सिग्निफिकेंट तौर पे पूछा जाता था। ठीक है, तो काफी बच्चे उसको छोड़ के जाते थे कि सर ये गुजरात वाला पोर्शन तो कहाँ से करना है, एक तो पता हमको चलता है नहीं। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं ऐसा। ठीक है, तो छोड़ने की जरूरत ऐसा है नहीं, गुजरात वाला पोर्शन हम लोग इजीली केटर कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया हुआ था, कभी ऑथेंटिकेट सोर्सेज से अगर आप कवर करके जाओ ना तो काफी क्वेश्चंस आपके बैठेंगे। द रीजन इज, मैंने आपको वही बोला था हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में भी, कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि बीइंग एन एस्पिरेंट आपका नजरिया, ठीक है, आपका आपकी नजर हमेशा ऐसे कोई कोई सोर्सेज पर पड़े जो ऑथेंटिकेट हो, जो जनता के बीच में रहते हो वो सोर्सेज। ठीक है, जो एज ए ऑफिसर आपको फ्यूचर में पढ़ने चाहिए सिलेक्शन के बाद, वगैरह 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 ऐसा। ठीक है, तो ऐसे ही सोर्सेज हम लोग पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे गुजरात में। ठीक है, इधर उधर की, जैसे मैंने बोला था कि भाई कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकलेट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी की 100-150 पन्ने की बुकलेट है, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, रह जाएगा हमारा कुछ, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑब्वियसली कोने कुछ से खोजने जाओगे ना तो 100 नहीं, 500 नहीं, 5000 न्यूज मिलेंगे गुजरात को लेकर, ऐसा है। ठीक है, अब उसमें से कितने काम के कितने नहीं वो आप फिल्टर नहीं कर पाओगे कि इधर उधर कोई पब्लिकेशन की बुकलेट में से। ठीक है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स रखने का, एक गुजरात को लेकर करंट अफेयर्स करना है तो प्राइम सोर्सेज क्या होने चाहिए। सबसे पहले ये जो इमेज यहाँ पे रखी हुई है, बहुत सारे लोगों को ध्यान में होगा कि गुजरात गवर्नमेंट खुद पाक्षिक करके मैगजीन इश्यू करती है महीने में 2 बार। ठीक है, महीने में 2 बार, पहली तारीख को आता है और दूसरा 16वीं तारीख को आता है, ऐसा है। ठीक है, तो हर महीने में 2 पाक्षिक होगी जिसमें गुजरात गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो जो भी गुजरात में XYZ अपडेट्स हुई है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वो सारी आपको बहुत ही अच्छे से वहां पे मेंशन करके देगी। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में, ऐसा नहीं कि बस जस्ट ओवरव्यू दे दिया है, कहाँ पे क्या क्यों हो रहा है, वो सब डिटेल्स आपको दी जाती है ऐसा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक पाक्षिक में भी यहाँ पे लेके बैठा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो ये पाक्षिक में अगर कोई न्यूज दिया है तो वो न्यूज के साथ साथ आप चीजों को वहां पे एड ऑन करते जाइए। अगर ये न्यूज है तो इससे और 2-4 डिटेल्स क्या हो सकती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी एनहांसमेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, जो ज्यादा बच्चे करते नहीं है ऐसा है। ठीक है, फिर इधर उधर से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं,
और फिर बोलते हैं कि आया नहीं, ये गुजरात का तो कहीं पे मेंशन ही नहीं था। अरे नहीं भाई, था मेंशन। आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई यहाँ पे अगर एक लाइन लिखी हुई है तो उसको लेकर और 4 चीज क्या पढ़नी चाहिए मुझे, एग्जाम स्पेसिफिक या फिर रेलेवेंट टू द एग्जाम है, ठीक है। तो एक सोर्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे पाक्षिक, ठीक है। दूसरा हम लोग सोर्स कवर करेंगे जितने भी आपके गुजराती न्यूज़पेपर्स आते हैं, ठीक है, वो गुजराती न्यूज़पेपर्स में अगर कहीं पे गुजरात को लेकर न्यूज आया हुआ है तो वी विल बी कवरिंग द सेम, ठीक है। तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स है, दैट इज ऑथेंटिकेट सोर्स, ठीक है, पब्लिक डोमेन में वो चीज रखी जाती है। तो सरकार एक्सपेक्ट करती है आपसे, जीपीसी बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि आपको न्यूज़पेपर के न्यूज आर्टिकल्स ध्यान में हो। एंड थर्ड सोर्स विल बी सीएमओ, ठीक है। सीएमओ इज चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। जैसे पीएमओ आता है सेंट्रल लेवल पे, जैसे स्टेट लेवल पे आता है सीएमओ। तो मेजरली ये 3 सोर्सेज तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे ऐसा, ठीक है। और तीनों ऑथेंटिकेट सोर्स है, ये सरकारी सोर्स है, ठीक है, ये पब्लिक डोमेन का सोर्स है, और तीसरा आपका ये सरकारी सोर्स है। आप बोलोगे सर पाक्षिक और सीएमओ ऑलमोस्ट सेम आता है, सेम नहीं आता, सिमिलर सा आता है। कुछ कुछ न्यूज जो ऐसे हैं सीएमओ पे होंगे जो आपके पाक्षिक में आपको नहीं दिखेंगे ऐसा, ठीक है। पाक्षिक में लिमिटेशन है, 60 पेज की पाक्षिक आती है, कितनी चीजें वहां पे मेंशन कर पाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें सीएमओ पे मेंशन होगी जो आपके पाक्षिक में आपको नहीं दिखेगी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 सोर्सेज को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ऐसा, ठीक है, डिटेल में। जस्ट ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट मेंशन कर दिया कि चलो भाई पहले ये नमो भारत रेल था जो अहमदाबाद से भुज चालू हुआ है, दैट्स इट, उतना नहीं, 2-4 चीजें मैं ज्यादा ही बताऊंगा आपको ऐसा, ठीक है। तो पहला तो इसको लेकर क्लैरिटी जीवन में रखिएगा कि करंट अफेयर्स करना कहाँ पे है। मार्केट में जाओगे, ठीक है, कोई भी इधर उधर बुक स्टोर पे चले जाओ, आपको बगैर करंट अफेयर्स की बुकलेट्स मिलेगी, ठीक है। और हर एक मोटी मोटी बुक किताबें होंगी, 100 पेज की, 150 पेज की, 200 पेज की, और देख के चौंक जाओगे कि अच्छा इतना सारा करना पड़ेगा, कब खत्म होगा। इतना सारा करके जाओगे, वो 200 पेज एक एक महीने के करके जाओगे, और फिर उसमें से पूछे जाते हैं 2 से 4 सवाल। ऐसा नहीं बोला नहीं आते, ठीक है, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं रहा कि उसमें से नहीं आते, हाँ उसमें से फिर बैठते हैं 2 से 4 सवाल। तो मतलब पूरा दरिया तैरने के बाद सिर्फ क्या बोलते हैं 4 सवाल आए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। उससे अच्छा ऑथेंटिकेट सोर्सेज जाओ, कम चीजें करो, स्पेसिफिक चीजें करो, रेलेवेंट चीजें करो, और ज्यादा फायदा उठाओ, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो सोर्सेज को लेकर प्लीज क्लियर रहना ऐसा, ठीक है। इसके अलावा किसी के दिमाग में कोई सोर्स को लेकर कंफ्यूजन हो ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बिंदास, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर ऑफिस का नंबर है आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, उस पर फोन करके आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि सर ये सोर्सेज को लेकर क्या मुझे डाउट है वगैरह जो भी है आपको, ठीक है। चलिए, तो पहला सोर्स को लेकर क्लैरिटी आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि सर कब तक का करंट अफेयर्स करना है, कि अगर जीपीएससी आपका अप्रैल 2025 में एग्जाम ले रहा है, ठीक है, और वो भी एंड ऑफ द मंथ है, ऑलमोस्ट 20 अप्रैल है, ठीक है, सेकंड हाफ है मंथ का, तो सर कब तक का करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो लॉजिक ये कहता है कि पिछले 6 महीने का करना तो चाहिए ही चाहिए ऐसा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024, तो ये 3 महीने हो गए 2024 के, जनवरी, फरवरी एंड मार्च ऑफ 2025, ये 6 महीने का तो करना ही करना चाहिए ऐसा, ठीक है। आधा अप्रैल का देख लेंगे हम लोग, कर पाए तो कर लेंगे ऐसा, ठीक है। तो 6 महीने का हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इससे ज्यादा अगर आपको कवर करना हो तो आप अपने एंड पे कर सकते हो, ठीक है, ना नहीं उसमें एज सच। तो इससे ज्यादा आप करना हो तो कर सकते हो। सेंट्रल, स्टेट, इंटरनेशनल तीनों लेवल का आपको वैसे तो कवर करना पड़ेगा। अब क्या है, पर नेशनल और इंटरनेशनल के सोर्सेस आपके पास इनफ अवेलेबल रहता है। कंफ्यूजन हमेशा आपको ये स्टेट लेवल के सोर्सेस को लेकर रहता है कि भाई गुजरात का कहाँ से करें, कुछ छूट ना जाए ऐसा, ठीक है। चलिए, हाँ, और इसके अलावा है ना, जब फरवरी का करंट अफेयर्स करें या फरवरी या मार्च का, तो वो दोनों के करंट अफेयर्स में मैं आपको 1-2 चीजें करा दूंगा कि गुजरात को लेकर जो भी बजट आया हुआ है, ठीक है, जैसे वैसे अलग अलग वीडियो तो मैंने बनाए हुआ है इसको लेकर, पर साथ में कवर कर लेंगे। और गुजरात का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, ऑथेंटिकेट सोर्स में वही बात कर रहा हूँ, यहीं से कवर करेंगे ऐसा, ठीक है। तो गुजरात का बजट और गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे, ये फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स में जोड़ दूंगा, क्योंकि वैसे तभी आया, फरवरी में आपका बजट आता है और फरवरी में आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। फरवरी में थोड़ा ले लेंगे तो थोड़ा मार्च में ले लेंगे, ऐसा करके ये दोनों चीज आपकी खत्म कर लेंगे ऐसा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है ना मेरे लेक्चर्स में सोर्सेज को लेकर, और दूसरा ड्यूरेशन को लेकर के कहां से कहां तक का कवर कर रहे हैं। तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक के 6 महीने का कवर करेंगे, हर एक मंथ के लिए एक वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग अक्टूबर का पूरा देख लेंगे। अक्टूबर के पाक्षिक, 2 पाक्षिक, एक नहीं दोनों पाक्षिक, ठीक है। अक्टूबर के न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर आए वो जिसमें काम का कंटेंट हो गुजरात को लेकर ऐसा, ठीक है। वापस से मैं बोल रहा हूँ रेलेवेंट कंटेंट। वैसे गुजरात को लेकर न्यूज खोजने जाओगे तो 5000 न्यूज मिलेंगे, एग्जाम को लेकर सारे काम के नहीं हो सकते ऐसा, ठीक है। और खास क्लास 1 to एग्जाम को लेकर तो नहीं हो सकते सारे काम के, तो वो भी थोड़ा एक्यूमेंट लेके चलना, ठीक है।
तो न्यूज़पेपर्स में कुछ कुछ आया होगा वो कवर करेंगे, ठीक है। और तीसरा सीएमओ की वेबसाइट पे जो भी अपडेट हुआ होगा वो कवर करेंगे ऐसा, ठीक है। अगर साथ में आपके पास पाक्षिक की प्रिंट है तो वेल एंड गुड, उसी में चीजें आप ऐड ऑन करके लिख सकते हो या फिर टिक कर सकते हो। अगर पाक्षिक नहीं है तो आप गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही उसको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पे करने की जरूरत रहती है, गवर्नमेंट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देती है पाक्षिक, ठीक है। पता होगा ये आपको उसमें ऐसा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ का गुजरात का करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज, पाक्षिक, गुजराती न्यूज़पेपर्स और सीएमओ की वेबसाइट, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूज ऐसा है। अब मैंने यहाँ पे है ना पाक्षिक के पूरे पेज का ही स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, ठीक है। ये पाक्षिक गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, उसी के पेज का, रेलेवेंट पेजेस का, सारे पेजेस का नहीं, रेलेवेंट पेजेस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। उसी में से मैं आपको बताता जाऊंगा, देखो यहाँ पे ये चीज मेंशन है तो उसको लेकर दो चार चीज अपने को क्या पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ था कवर स्टोरी में कि क्या क्या डेवलपमेंट को लेकर कामकाज किए हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये पूरे पेज में आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगी कि अहमदाबाद और भुज के बीच में नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे भी दिखेगा और इसके नेक्स्ट पेज भी मेंशन है, ठीक है। जस्ट एक ही पेज का फोटो लिखा हुआ। तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा कि नमो भारत रैपिड रेल है क्या, एक्चुअल में क्या मतलब क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो एक दो चीजें इसको लेकर ध्यान में रखिएगा कि सरकार ने बहुत टाइम पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल मतलब कोई रीजन स्पेसिफिक, अहमदाबाद से भुज तो गुजरात का नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन हो गया, ठीक है। रैपिड मतलब क्विक, ठीक है। रैपिड मतलब क्विक, जो एकदम फटाक से आपको ट्रांसपोर्ट कर पाए। ट्रांजिट एज एक जगह से दूसरी जगह ना, सिस्टम एज इन सिस्टम ऐसा, ठीक है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, याद रखना, ठीक है। ये केंद्र सरकार का मतलब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें इन लोगों ने पहला एक पार्शियल ट्रायल, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, फुल फ्लेज्ड नहीं, पैसेंजर के लिए नहीं। तो इन लोगों ने पहला पार्शियल ट्रायल ऑलरेडी ऐसे ट्रेन का लिया हुआ था। कहां से कहां तक का लिया हुआ था, तो दिल्ली से मेरठ, ठीक है। मेरठ लिखते हैं, बोलते हैं मेरठ है, ठीक है। दिल्ली के बाजू में पड़ता है मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ तक का इन लोगों ने पार्शियल ट्रायल ऑलरेडी लिया हुआ था। और उसके बाद इंडिया की ये पहली नमो भारत रैपिड रेल, इसका नाम चेंज कर दिया, फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से उसका नाम चेंज करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया। और इंडिया की पहली नमो भारत रैपिड रेल इन लोगों ने अहमदाबाद और भुज के बीच में फुल फ्लेजेड लॉन्च कर दिया ऐसा, ठीक है। कहा अब से चालू हो गई, रेडी टू यूज है ऐसा करके, ठीक है। तो जस्ट सेकंड। तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद से लेकर भुज के बीच में चालू कर दी गई है ऐसा, ठीक है। एक दो चीजें और इसको लेकर कि क्या है भाई, इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, तो ये नमो भारत रैपिड रेल का मैन्युफैक्चरिंग आपका होता है इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ठीक है। तो ये एक पार्ट ध्यान में रखिए क्योंकि चेन्नई में इन सबका मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट ये लोग टच करने की ट्राई कर रहे हैं 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 130 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करें, ठीक है। सॉरी 130 से लेके 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करें, क्योंकि भाई रैपिड ट्रांजिट है, स्लो नहीं जाना है, फास्ट जाना है ऐसा, ठीक है। दूसरा एनहांस, जैसे ये ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी स्पीड अप करना, ठीक है। उस चीज को, सॉरी, एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन जो होता है, अरे यार सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो ये ट्रेन का जो भी एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन होता है उसको फास्ट करना और उसको धीरा करना, ठीक है। तो ये सिस्टम पे ज्यादा काम किया गया है, ठीक है। उसके अलावा फुल्ली सील्ड आपके गैंगवेज रहेंगे, कि फुल्ली फीचर्स की बात कर रहा हूँ टेक्निकल, कि फुल्ली सील्ड इसके गैंगवेज रहेंगे, ठीक है। अब ये गैंगवेज क्या होता है, जैसे रेल में जब भी बैठते हो तब वो खिड़की होती है, तो कांच की जो खिड़की होती है ना, नॉर्मल डब्बे की खिड़की आती है वो सलिए वाली, और इसकी कांच की खिड़की आती है। तो ये खिड़कियां है ना पूरी यहाँ पे प्रॉपरली रबर से सील रहेगी ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए, धूल मिट्टी अंदर ना आए, ठीक है। ये फुल्ली सील्ड रहेगा ताकि अंदर का एनवायरनमेंट थोड़ा आपका क्लीन रहे ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स इन लोगों ने रैपिड रेल यहाँ से लॉन्च की हुई है अहमदाबाद से लेकर भुज को लेकर, ठीक है। तो ये दो चार चीजें उसको लेकर ध्यान में रखिए, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ऑलरेडी, पार्शियल टेस्ट उसका ऑलरेडी हो चुका है दिल्ली मेरठ के बीच में,
पहला नमो भारत रैपिड रेल इंडिया का फुल फ्लेजेड लॉन्च हो चुका है अहमदाबाद और भुज के बीच में, ठीक है। कहाँ पे बनते हैं ये कोचेस, तो ये चेन्नई में बनता है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट 130 से लेकर 160 तक का गवर्नमेंट कैटर करेगी, द रीजन इज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये एक पेज पे यही एक चीज काम की थी आपकी, ठीक है। तो कीप इट इन माइंड, ये देश की पहली है ये आपकी इसको लेकर हाँ एक दो चीजें जो आपको देखनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको लेकर जो एक दो चीजें आपको देखनी चाहिए कि भाई वंदे भारत क्या है, फिर ये देख लो आप। वंदे भारत ये नमो भारत रैपिड रेल से किस तरीके से अलग पड़ती है, ठीक है। जैसे वंदे भारत है वो तो इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है, ये हमेशा रीजनल है। जैसे पहली वाली टेस्ट की दिल्ली से मेरठ, छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी वाली टेस्ट की भुज से लेके अहमदाबाद, काफी छोटा सा डिस्टेंस है कंपेयर टू ऑल इंडिया, पैन इंडिया ऐसा, ठीक है। तो ये रीजनल बेसिस पे है, जबकि आपकी वो वंदे भारत जो थी ना वो आपकी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाएगी, दिल्ली से लेकर मुंबई अहमदाबाद तक जाएगी ऐसा, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, बाकी ये डिफरेंस आप मुझे खोज के कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला न्यूज हुआ पाक्षिक को लेकर, तो नमो भारत रैपिड रेल को लेकर क्या चीजें है, ठीक है। चलिए, दूसरा है कि भाई ऐसी री इन्वेस्ट 2024 करके एक समिट हुई थी, ठीक है, जो आपको ध्यान में होगा ही, अगर अहमदाबाद गांधीनगर के आसपास रह रहे हो तो ये अक्टूबर नवंबर में ये बड़ी सी समिट हुई थी गांधीनगर में ही, री इन्वेस्ट करके ऐसा, ठीक है। अब री इन्वेस्ट किसको लेकर है, तो री इन्वेस्ट ऑब्वियसली RE स्टैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ये आपकी समिट हुई थी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी के दो प्रकार होते हैं, एक रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है। गुजराती में उसको बोले तो भाई रिन्यूएबल मतलब पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत, एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब पुनः अप्राप्य ऊर्जा स्रोत। जैसे कोल हो गया, गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ऑल दीज आर नॉन रिन्यूएबल, वापस से तुरंत नहीं मिलेंगे ऐसा, ठीक है। पुनः अप्राप्य मतलब ऐसा नहीं कि जीवन में मिलेंगे ही नहीं, वापस से तुरंत नहीं मिलेंगे, ठीक है। पुनः प्राप्य रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल इसको बोलते हैं, ठीक है, बिन परंपरागत। तो ये है आपके सोलार, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, ओशन टेक, ये सारी की सारी आपकी है रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल या फिर पुनः प्राप्य या फिर बिन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, ठीक है। और ध्यान में रखो, तो बात यहाँ पे हो रही है री इन्वेस्ट समिट, री में RE स्टैंड्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को मैंने गुजराती में आपको बोल दिया कि भाई पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों, क्या तो बचे कि हमेशा बिन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों। तो ये जो समिट हुई थी ये 4th ग्लोबल समिट थी, ठीक है। 4th ग्लोबल समिट थी ये, RE वाली ध्यान में रखना। किसने ऑर्गेनाइज की थी, तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने CCI के साथ मिलके इसको अरेंज किया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको अरेंज किया हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ये आपकी री इन्वेस्ट समिट हुई थी ऐसा, ठीक है। उसके अलावा गुजरात स्पेसिफिक चीजें इसमें क्या है कि एक तो गुजरात में हुई थी, वो तो ऑब्वियसली गुजरात स्पेसिफिक चीजें हैं, कब हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, आपको महात्मा मंदिर में होती है ये हमेशा, ठीक है। गांधीनगर में हुई थी जो अक्टूबर में, गांधीनगर में गुजरात में हुई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा अपडेट ये है कि गुजरात पूरे कंट्री में ऐसा पहला स्टेट है, ठीक है, ऐसा पहला स्टेट है जिसने अपनी सोलर पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है, और जिसने पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया हुआ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रिन्यूएबल को लेकर। उसके अलावा ये समिट के दौरान, ठीक है, ये RE समिट के दौरान अलग अलग प्राइवेट या फिर पब्लिक प्लेयर्स ने अपने अपने कमिटमेंट्स दिए हुए, ठीक है, कि हम लोग ये चीज अचीव करेंगे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या कमिट किया है कि भाई हम लोग 2030 तक 100 मेगावाट, सॉरी हम लोग 2030 तक उन्होंने बोला कि 100 गीगावाट, मेगावाट भी नहीं, 100 गीगावाट जितनी एनर्जी जनरेट करके देंगे रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। दूसरा NTPC जो सरकारी संस्था है, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग 41 गीगावाट तक जनरेट करके देंगे रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। और तीसरा टॉरेंट पावर ने बोला होगा हम लोग 10 गीगावाट तक जनरेट करके देंगे, ठीक है। ये किसने बोला है, टॉरेंट पावर ने। तो ये अपने अपने कमिटमेंट्स दिए इन्होंने। ये कमिटमेंट क्यों दिए, ये कमिटमेंट इसलिए दिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, जिसे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, हम लोग ऑलरेडी अपनी जो वो COP चलती है, कौन सी, UNFCCC वाली,
ठीक है। सेंट्रल लेवल पे आपको एनवायरनमेंट का कंटेंट ध्यान में होगा, उसमें आता है आपको, ठीक है। तो ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। यूनियन फ्रीक्वेंसी जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें हम लोग ऑलरेडी हमारे पंचामृत टारगेट घोषित कर चुके हैं। पंचामृत मतलब 5 टारगेट एनवायरनमेंट को लेकर हम लोग को फुलफिल करने हैं। पहला क्या, कि पहला तो हम नेट जीरो एमिटर बनेंगे, कब तक, बाई 2070 तक, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या है कि भाई हम लोग हमारी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, कि 10 जितनी एनर्जी चाहिए एक साल में, तो उस एनर्जी का 50% हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे। ये हमारा दूसरा कमिटमेंट है, ठीक है। तीसरा 2 to 3 बिलियन टन, ठीक है, 2 to 3 बिलियन टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखा जाए ना, उतना कार्बन सिंक बनाएंगे, ठीक है। वो आपका ब्लू सिंक भी हो सकता है और वो आपका ग्रीन सिंक भी हो सकता है, ठीक है। ब्लू सिंक दैट इज ओशन या फिर वाटर बॉडी, और ग्रीन सिंक दैट मींस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये कार्बन सिंक भी बनाएंगे, ठीक है। चौथा कमिटमेंट हमारा क्या है कि भाई अपने GDP का 45% जितना एमिशन रिड्यूस करके देंगे, ठीक है। कब तक, 2030 तक ऑब्वियसली, ठीक है। और दूसरा क्या बोला हुआ है भाई, 500 गीगावाट जितनी, यही काम का है, 500 गीगावाट जितनी एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल से जनरेट करके देंगे, ठीक है। कब तक, तो ऑब्वियसली सारे टारगेट बाय 2030 है। तो ये सारी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर ने भी अपना अपना कुछ ना कुछ लोकल लेवल पे कमिटमेंट आपको दिया होगा है ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि 2030 तक हमको 500 गीगावाट जितनी एनर्जी जनरेट करनी है, ठीक है। ग्रीन ट्रांजिट करना है अपने को, ग्रीन ट्रांजिशन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में से एनर्जी जनरेट करनी है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये इन्वेस्ट को लेकर के भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रहा, कि मोढेरा करके जो विलेज है आपका, तो आप सबको ध्यान में होगा, ठीक है। मोढेरा विलेज आपका महसाणा में जो पड़ता है, ठीक है। वो मोढेरा अपना फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट सोलर विलेज घोषित किया गया है, ठीक है। कि वहाँ पे काफी सारी गवर्नमेंट ऑफिसेस और प्राइवेट एंटिटीज सोलर से अपना कामकाज चलाने लगे, ठीक है। सोलर से अपना कामकाज चलाने लगे, तो दैट्स व्हाई मोढेरा को फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वहीं पे मोढेरा में आपका सन टेम्पल भी है, उसको लेकर ज्यादा भी डिस्कशन कर नहीं रहा हूँ, बस ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे आपका सन टेम्पल भी है, ऐसा, ठीक है। तो एक ये अपडेट। दूसरा एक अपडेट ये है, यही पेज पे आपको एक चीज दिखेगी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, दूसरा यही पेज पे आपको एक चीज दिखेगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत आगामी समय में ગ્રીન હાઇડ્રોજન ક્ષેત્રે ગ્લોબલ લીડર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। ગ્રીન હાઇડ્રોજન ક્ષેત્રે વેગ આપવા માટે ભારતે 20,000 કરોડનું ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન, ठीक है। ये थोड़ा काम का है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर अभी ये पाक्षिक में मेंशन है तो भी कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, कुछ नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कहाँ से, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करेंगे, तो कैसे, तो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए है ना, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, ठीक है। तो वहां से हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन में काफी काफी ज्यादा एनर्जी रहती है, ऐसा, ठीक है। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। इलेक्ट्रोलिसिस करना मतलब क्या, पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर देना, ऑक्सीजन को अलग कर देना, और फिर ये हाइड्रोजन का यूज करना एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए भी पानी को इलेक्ट्रिक पावर चाहिए रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर चाहिए रहता है। अब ये इलेक्ट्रिक पावर या फिर ये एनर्जी पानी के एक एटम को तोड़ने के लिए आप कहाँ से लेके आओगे ना, उसके बेसिस पे हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप बन सकते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या, तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये वाली एनर्जी आप लेके आए हो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर इसको स्पेसिफिकली येलो हाइड्रोजन बोलेंगे ना, तो आप ऐसी एनर्जी लेके आए हो सोलर पावर से, ठीक। अगर आप उसको पिंक हाइड्रोजन बोलते हो ना, तो ये वाली एनर्जी आप लेके आए हो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से, ठीक है। मजेदार है काफी। हाँ, ऐसे ही है कि अगर आप ब्लैक या फिर ब्राउन हाइड्रोजन अगर उसको बोलोगे ना, तो ऐसी एनर्जी आप लेके आया हो कोल से, ठीक है। उसके अलावा अगर उसको आप गोल्ड हाइड्रोजन बोलोगे ना, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आप लेके आए हो बैक्टीरियल सोर्सेज से, ठीक है। तो ये लेके आए हो आप बैक्टीरियल सोर्सेज से। और अगर इसको
ब्लू हाइड्रोजन बोला गया, तो ऐसी एनर्जी आप लेके आए हो स्टीम का रिफॉर्मेशन प्लस नेचुरल गैस, ठीक है। तो वहां से अगर लेके आए हो, सॉरी वापस से पहला पेज, हाँ वहां से अगर लेके आए तो उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन अपने को मिलता है पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। पानी मतलब H2O, H2O को तोड़ दोगे H में और O में, तो वहां से आपको हाइड्रोजन मिलता है। और वो तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है ना, उसके बेसिस पे हाइड्रोजन को ये अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन वगैरह 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 ऐसे, ठीक है। तो एक इसको लेकर ये एक छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो बस ये पेज पे ये दो ही चीजें थी कि मोढेरा आपका फर्स्ट सोलर विलेज है, ठीक है। मोढेरा ये आपका फर्स्ट सोलर विलेज है और दूसरा आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पेज पे मोस्टली आपका ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा, एक ही चीज है यहाँ पे कि ये સાથે જ વર્ષ 2025 સુધીમાં પેટ્રોલમાં પણ 20% ઇથેનોલનું મિશ્રણ કરવામાં, तो बस यही एक है, इसके अलावा कुछ काम का नहीं है। छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ उसको लेकर कि जैसे पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, तो वो पेट्रोल का जो बूथ होता है ना, कहीं कहीं पे देखोगे वो बूथ पे ऑरेंज कलर की पट्टी लगी रहती है, ठीक है। कभी कभार वो पट्टी में लिखा भी रहता है कि भाई 10% ब्लेंडेड, 10% ब्लेंडेड। तो ये ब्लेंडिंग का क्या सीनरी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमारे पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करें, इथेनॉल को मिक्स करें, ठीक है। द रीजन इज अगर इतना पोर्शन पेट्रोल का है उसमें थोड़ा भी इथेनॉल मिक्स कर दिया जाएगा ना, तो पेट्रोल से निकलता हुआ एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। पेट्रोल में से निकलता हुआ एमिशन उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। पहले पूरा 1 लीटर पेट्रोल जाता था, अभी 1 लीटर पेट्रोल नहीं है, 0.8 लीटर पेट्रोल ही है, बाकी का 0.2 लीटर जितना हम लोगों ने इथेनॉल डाला हुआ है। तो अब इतने में से एमिशन ऑब्वियसली कम निकलेगा, तो यही एक पर्पस हम लोग इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, अभी ब्लेंड करते करते हम लोग पहुंचे 14% तक, 14 to 15% ब्लेंडिंग हमारा हो चुका है ऐसा, ठीक है। कितना करना है, तो उसका टारगेट पहले ऐसा था कि 2030 तक 20% जितना इथेनॉल ब्लेंड करना है, ठीक है। पर इसको प्रीपोन करके कर दिया 2025 तक, अब 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है। कि अगर 1 लीटर पेट्रोल हुआ ना, तो 1 लीटर में से 0.8 लीटर आपका होगा पेट्रोल, ठीक है, और 0.2 लीटर आपका होगा इथेनॉल, ठीक है। तो इतना इथेनॉल ब्लेंड हो जाए तो मजा आ जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ब्लेंडिंग वाला ध्यान में रखिएगा कि भी कितना परसेंटेज ब्लेंडिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी 20% को लेकर चल रहे हैं। इसको दूसरी भाषा में E20 फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। E20 फ्यूल मतलब 20% इथेनॉल है। दुनिया के काफी ज्यादा देश है जो ये E20 वाले सेगमेंट में E70, E80, E90 तक पहुंच चुके हैं ऐसा, ठीक है, कि इतना परसेंट उनमें इथेनॉल ब्लेंड होता है, जिसका जिक्र यहाँ पे करना कोई काम है, ठीक है। तो ये इथेनॉल, इथेनॉल से एक और चीज निकल के आती है आपकी बायोफ्यूल, ठीक है। इथेनॉल से एक और आपकी चीज निकल के आती है कि भाई बायोफ्यूल क्या है, कैसे है, किस तरीके से, ठीक है। तो इसको लेकर बस दो ही चीज पढ़िएगा बायोफ्यूल को लेकर, यहाँ पे कहीं मेंशन्ड है भी यही वाले आर्टिकल में कि बायोफ्यूल को लेकर हम लोगों ने दो चीज चालू की है कि हमारे यहाँ जो G20 हुई थी ना भारत में, तब इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस घोषित किया था, तो इसको लेकर थोड़ा पढ़िएगा। और दूसरा, हमारा ऑलरेडी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें बायोफ्यूल को अलग अलग जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है। कि ये आपका फूड क्रॉप्स में से आएगा, ये नॉन फूड क्रॉप में से आएगा, ठीक है। ये आपका कुछ क्या था थर्ड वाला, कुछ तो आप बैक्टीरियल फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। और फोर्थ वाला आएगा आपका जेनेटिक इंजीनियर्ड एल्गी से आएगा ऐसा, ठीक है। तो चार अलग अलग सोर्सेस आपका इथेनॉल या फिर बायोफ्यूल बनेगा। इथेनॉल पूरे बायोफ्यूल का एक पार्ट है, तो ये बायोफ्यूल को लेकर कुछ चीजें देख लीजिएगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये वाले पेज पे आपको इतना काम का कंटेंट दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई नेक्स्ट वाले पेज पे आपका क्या है, कुछ काम का न्यूज, जैसे बस इसी तरीके से न्यूज डिस्कस करते रहेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसके अलावा है यहाँ पे गुजरात के रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन को लेकर लिखा, ठीक है। गुजरात के रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन को लेकर यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि गुजरात ने ऑलरेडी हमारा गुजरात एनर्जी विजन 2047, गुजरात
एनर्जी विजन 2047 लॉन्च किया, जिसमें गुजरात ने बोला हुआ है कि भाई हम लोग 2047 तक 100 गीगावाट जितनी एनर्जी बना के देंगे। ठीक है, गुजरात एज ए स्टेट इतना कंट्रीब्यूट करेगा पूरे रिन्यूएबल में से, ऐसा। ठीक है, तो अभी करंट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि इन जनरल टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी या फिर टोटल रिन्यूएबल जितना इंडिया जनरेट कर रहा है ना, उसमें 15% जितना कंट्रीब्यूशन गुजरात का। ठीक है, 15% जितना। दूसरा, देश में जितनी भी विंड एनर्जी जनरेट हो रही है ना, तो वो विंड एनर्जी में से 26% जितना पोर्शन या फिर कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। और देश जितना सोलर एनर्जी जनरेट कर रहा है ना, वो सोलर एनर्जी में 18% जितना कंट्रीब्यूशन इंडिया गुजरात का है। ठीक है, और ये काइंड ऑफ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है गुजरात का रिन्यूएबल एनर्जी के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा गुजरात का कंट्रीब्यूशन क्या है। अब है ना, ये आंकड़े आपको पूछे नहीं जाएंगे। इसका ऑब्वियस रीजन है कि ये आंकड़े ऑब्वियसली डेली बेसिस पे चेंज होंगे। अब आपके एग्जाम अप्रैल में है। ठीक है, आज जो भी सो डेट हुई, तो आज से लेके अप्रैल तक के कुछ दिनों में ऑब्वियसली आंकड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये वैसे भी क्या बोलते हैं, एवर चेंजिंग फिगर है, तो ये ऐसी कोई चीज रेयरली आपको पूछी जाती है। बस हाँ, वो गुजरात एनर्जी विजन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुजरात एनर्जी विजन, उसको लेकर आपको ध्यान में होना चाहिए कि गुजरात गवर्नमेंट ये रिन्यूएबल के लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, जैसे ब्रीफ में मैं अगर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ गुजरात है। ठीक है, तो जैसे कच्छ में हम लोगों ने सोलर प्लस विंड का हाइब्रिड पार्क बनाया हुआ है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। गुजरात के पूरे कोस्टल इलाके में यहाँ पे विंड एनर्जी जनरेशन हो रही है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, कच्छ में इंडिपेंडेंटली भी अलग अलग जगह पे यहाँ पे विंड एनर्जी जनरेशन के प्लांट है। उसके अलावा टाइडल एनर्जी जनरेशन कंजर्वेशन के लिए भरती ओटोमाથી जो ऊर्जा મળે છે, तो उसके लिए यहाँ पे कल्पसर प्रोजेक्ट गुजरात गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भरूच से लेके भावनगर पूरा डैम बनाएंगे। ठीक है, और टाइड का पानी अंदर भर लेंगे। ठीक है, जब फिर लो टाइड आएगा या फिर एब आएगा, तब वो पानी छोड़ेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो टाइडल एनर्जी के लिए भी गुजरात का काफी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो गुजरात रिन्यूएबल के लिए अलग अलग चीजें कर रही है कि ये सोलर प्लस विंड हो गया, अगला विंड भी अलग से है। जैसे दूसरा, रूफटॉप सोलर में भी गुजरात टॉप पे है। रूफटॉप सोलर मतलब अभी घर की छतों पे जो है, तो उसमें भी गुजरात अभी एज ऑफ नाउ टॉप पे है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से करी जा रही है रिन्यूएबल को लेकर, ऐसा। ठीक है, जिसमें से मेजरली ये सारी चीज है, ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये पेज को लेकर इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ काम का अगर मिला तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला आर्टिकल। हाँ, तो जहां पे आपका ओडीएफ प्लस ओडीएफ डबल प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये वाले पेज पे आपका कुछ 2-3 वर्ड लिखे हुए हैं, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ओडीएफ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक है कि ओडीएफ लिखा हुआ है, ओडीएफ प्लस कुछ लिखा हुआ है और ओडीएफ डबल प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस मतलब ये वाले पेज पे कुछ काम का नहीं है। वही कि स्वच्छ भारत को लेकर समथिंग समथिंग ईयर्स हो चुके थे, तो आपको ये 3-4 वर्ड का मतलब ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, किसी को ध्यान में ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है, ओडीएफ डबल प्लस क्या होता है, जैसे बहुत पहले वैसे पूछा जाता था। अब क्या पता इतने साल हो चुके, वापस ये लोग रिवाइव कर रहे हैं स्वच्छ भारत को, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो मे भी ये सारे टर्म्स पूछे जाए वापस से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ आपका ये होता है कि भाई अगर एट एनी पॉइंट ऑफ डे, दिन में किसी भी समय पे, ठीक है, नॉट अ सिंगल पर्सन, ठीक है, नॉट अ सिंगल पर्सन आपको ओपन में डिफिकेट करता दिखे। ठीक है, कोई भी इंसान ओपन में डिफिकेशन करता हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो जगह को घोषित करोगे ओडीएफ, ऐसा। ठीक है, वो जगह को ओडीएफ प्लस घोषित कब करते हो, तो पहला वाला क्राइटेरिया होना ही चाहिए प्लस, सॉरी, प्लस ऐसा है कि ओपन में डेफिकेशन नहीं, ओपन में, अरे सॉरी, ठीक है, पहला वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए। प्लस ऐसा है कि ओपन में डेफिकेशन के साथ साथ ओपन में यूरिनेशन भी नहीं करना चाहिए वो इंसान। ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपके कम्युनिटी या फिर पब्लिक टॉयलेट्स है वो फंक्शनल होने चाहिए, तब कोई जगह को ओडीएफ प्लस स्टेटस मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने ओडीएफ में क्या बोला कि ओडीएफ दैट मींस कि एक दिन में कोई भी इंसान आपको, सिंगल पर्सन भी नहीं, इवन
आपको ओपन में डेफिकेशन करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, दैट इज ओडीएफ स्टेटस मिलेगा तब जाके वो जगह को। ओडीएफ प्लस स्टेटस कब मिलेगा कि पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए, साथ साथ में ओपन में यूरिनेशन भी नहीं करना चाहिए इंसान कोई भी, ठीक है, और साथ में पब्लिक टॉयलेट जो भी आपके वो फंक्शनल होने चाहिए, प्रॉपरली चलने चाहिए, सब में पानी वानी प्रॉपर आना चाहिए, मेंटेन्ड होने चाहिए वो टॉयलेट्स ऐसा, ठीक है। और किसी जगह को ओडीएफ डबल प्लस स्टेटस कब मिलता है, ठीक है, पहला और दूसरा क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए, साथ में ऐसा है, साथ में ऐसा है कि जो भी आपका ये, सॉरी ये कुछ तो पीपीटी के फंक्शन में एरर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, साथ में आपका ये जो भी फीकल स्लज इकट्ठा होगा, ठीक है, टॉयलेट में जो भी आपकी गंदगी इकट्ठा होती है, फीकल स्लज इकट्ठा होता है, ठीक है, वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उसको नदी नाले में बहा नहीं देना है सारा का सारा वेस्ट, उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी आपको ऐसा, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आपके शहर में लगे हुए हैं उसको ट्रीट करके ही आपको इधर नदी नाले में छोड़ा जाना चाहिए ऐसा, ठीक है, उसको ऐसे ही ओपन वाटर में नहीं छोड़ना है। तो ये 3-4 क्राइटेरिया जब फुलफिल होगा तब किसी जगह को ओडीएफ डबल प्लस स्टेटस मिलता है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़े क्राइटेरिया वापस से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको लेकर आप लोग मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि वाटर प्लस क्या होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जिस्ट देके छोड़ देता हूँ, ग्रे वाटर क्या होता है, ब्लैक वाटर क्या होता है, ब्राउन वाटर क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा देखना इसको लेकर, ठीक है, इसको लेकर ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, ब्राउन वाटर, ये थोड़ा देखिएगा ऐसे, ठीक है। तो वाटर प्लस आप लोग मुझे बताओगे और ये प्लस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे न्यूज आइटम तो नहीं है, पर हाँ ये टेक्निकल वर्ड दिखे थे तो वी शुड हैव कवर दोस टर्म्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भी और क्या है आपकी न्यूज में, पाक्षिक में ही। तो नेक्स्ट आगे आपको मिलेगा कि पेट्रोकेमिकल को लेकर कुछ ना कुछ सरकार ने किया हुआ है। गुजरात केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव में रुपया 5210 करोड़ का एमओयू, नहीं आंकड़ा काम का है क्या, एमओयू हुए आपके नहीं काम के है, ये कॉन्क्लेव में क्या हुआ नहीं काम का है, पर हाँ काम का ये है कि गुजरात की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज को लेकर क्या सिनेरियो है, ठीक है, गुजरात का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को लेकर क्या सिनेरियो है। तो ध्यान में रखिएगा पेट्रोकेम में गुजरात बहुत सारी यूनिक चीजें कर रहा है, आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हम लोगों ने दुनिया की, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रासरूट ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, जब सबको ध्यान होगा ही होगा, पर बता देता हूं वो हम लोगों ने जामनगर में डाली हुई है, ठीक है, ऑब्वियस रिलायंस की जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ये है अपनी जामनगर में, ठीक है। तो ये पेट्रोकेमिकल को लेकर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इंडिया में जितनी भी ऑयल रिफाइनरी से ऑयल रिफाइंड होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल, उसमें से 40% तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुजरात करके देता है ऐसा, ठीक है, 40% ऑयल रिफाइंड गुजरात आपको करके देता है क्रूड ऑयल का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा तीसरा, इंडिया का पहला पेट्रोकेम इंडिया का पहला पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल रीजन बना हुआ है, कहाँ पे, दहेज में, ठीक है, पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल रीजन ऐसा करके कुछ है, ठीक है, वो आपको बना हुआ है दहेज में, ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इंडिया का पहला पेट्रोकेमिकल पोर्ट, ठीक है, ऑब्वियसली वो भी आपका बना हुआ है दहेज में, पेट्रोकेमिकल पोर्ट पहला बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा, ठीक है, गुजरात ने बहुत सारी डीप सी पाइपलाइन बिछा के रखी है ये पेट्रोल के ट्रांसफर के लिए, यहाँ से वहां जाएगा, ठीक है। तो पेट्रोकेम को लेकर ये 5 यूनिक चीजें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कहाँ से है ये सारी चीजें, तो ऐसे है, ये इनका सोर्स भी ऑथेंटिकेट ही है। वाइब्रेंट गुजरात 2024-25 समिट का जो वेबसाइट देखोगे ना, वहां पे इंडस्ट्रीज या फिर सेक्टर में जाके पेट्रोकेमिकल सेक्टर देखना, यहाँ से ये सारे आपको फैक्ट मिल जाएंगे ऐसा, ठीक है, वहां से आपको ये सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा चाहिए आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है, ये आर्टिकल में ऐसा काम का नहीं है, हाँ, पर ये पेट्रोकेमिकल को लेकर गुजरात का स्टेटस आपको ध्यान में जरूर होना चाहिए था ऐसा, ठीक है। ये कौन क्या हुई थी, कब हुई, कहाँ हुई, वो अब उतना काम का है नहीं, ठीक है। जैसे कुछ नोन बढ़ी वो आर्टिकल में आपको दिखेंगे ऐसा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो भी आपका ये पेट्रोकेमिकल वाला हो गया गुजरात स्पेसिफिक। आगे है कुछ सूरत इकोनॉमिक रीजन, ठीक है, काफी बढ़िया सा कुछ कंसेप्ट लेके आया हुआ है, काफी बढ़िया से ये कंसेप्ट लेके आया हुआ है कि नीति आयोग, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, वैसे नीति आयोग 4 जगह पे है ना इकोनॉमिक रीजन हब बना रहा है प्रॉपर, ठीक है। पहले वो 4 जगह बोल देता हूँ, फिर सूरत के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सूरत मुंबई, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड नीचे यहाँ पे ये रहा सूरत मुंबई वाराणसी और वाइजैग आंध्र प्रदेश, ठीक है। सूरत मुंबई वाइजैग और वाराणसी, ये 4 जगह पे नीति आयोग की तरफ से सूरत मुंबई वाइजैग और वाराणसी 4 जगह पे नीति आयोग की तरफ से प्रॉपर इकोनॉमिक रीजन बनेंगे। इकोनॉमिक रीजन मतलब क्या, वहां पे जो भी एक्स वाई जेड टी क्यू आर जो भी अलग अलग इकोनॉमी एक्टिविटी चल रही होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, ये फूड को लेकर है, ये एग्रीकल्चर को लेकर है, ये फिशिंग को लेकर है, जो भी है व्हाटएवर, तो वो सारी एक्टिविटी को एक साथ में बूस्ट किया जाएगा, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा रीजन इकोनॉमिकली सद्धर बने ऐसा, ठीक है। ये कंसेप्ट है नीति आयोग, ये इकोनॉमिक रीजन हब बना रही है। 4 जगह पे डिक्लेयर कर दिए हैं, सूरत मुंबई विशाखापट्टनम या फिर वाइजैग जिसको बोलेंगे और वाराणसी ऐसा, ठीक है। ये 4 में से अभी हम लोग देखते हैं कि सूरत इकोनॉमिक रीजन में क्या क्या डेवलप करना चाहते हैं ये लोग ऐसा, ठीक है। सूरत इकोनॉमिक रीजन में क्या क्या डेवलप करना चाहते हैं, पहला तो ये ध्यान में रखिएगा कि सूरत इकोनॉमिक रीजन में सिर्फ सूरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान में सूरत અને તેની આસપાસના નવસારી, तो सूरत प्लस नवसारी, फिर लिखा हुआ है भरूच, फिर लिखा हुआ है डांग, फिर लिखा हुआ है तापी और फिर लिखा हुआ है वलसाड। तो सूरत प्लस ये 5 मतलब इन टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स को समाया जाएगा, ठीक है। तो सेम नाम है सिर्फ सूरत इकोनॉमिक रीजन, पर सिर्फ सूरत नहीं है, सूरत नवसारी भरूच फिर डांग तापी और वलसाड, ठीक है। वलसाड है वापी नहीं है, तो वो भी में कंफ्यूजन मत होना ऐसा, ठीक है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के पूरा का पूरा सूरत इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा ऐसा, ठीक है। अब ये रीजन में क्या क्या एक्टिविटी होगी तो वो आपके लिए काम का है। तो ये रीजन में ये 3 अलग अलग फेज या फिर ये 3 अलग अलग सेगमेंट पे ये टोटल आपकी 13 से 15 एक्टिविटीज करी जाएगी, ठीक है। पहला, सूरत को बिजनेस लेड टूरिज्म हब बनवाना है, ठीक है, कि वहां पर टूरिज्म प्रॉपरली होता रहे ऐसा बिजनेस डेवलप करना है। तो क्रूज टूरिज्म चालू करेंगे जिसका एक पार्ट चालू हो चुका है, रोरो फेरी, रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, रोरो फेरी आपका चालू हो चुका है दहेज से भूखा वाला। तो ऐसे ही हो चालू करेंगे, ठीक है, होप ऑन होप ऑफ सर्विस, ठीक है। ये 3-4 दिन की आपकी क्रूज होगी, ठीक है, डॉकिंग पॉइंट अलग अलग जगह पे रखे जाएंगे, 2 घंटे के रेडियस में बहुत सारी इधर उधर की टूरिस्ट प्लेस खोजी जाएगी। तो उसके लिए 2 सर्किट भी बना रहे हैं कि भाई कहाँ से कहाँ आपकी वो क्रूज जाएगी। तो बढ़िया है, सूरत से दीव, दीव से सोमनाथ, सोमनाथ से पोरबंदर और पोरबंदर से द्वारका मांडवी जाएगी आपकी पहली सर्किट, और दूसरी सर्किट सूरत से दमन, दमन से मुंबई, मुंबई से गोवा, ठीक है, बढ़िया है। तो इस तरीके से टूरिज्म भी डेवलप किया जाएगा कि भाई रोरो की जैसे ही हो सर्विसेज ली जाएगी, हो इज होप ऑन होप ऑफ, ठीक है। तो ये 2 सर्किट ध्यान में रखिएगा क्रूज टूरिज्म के लिए, बूट अप ली जाएगी, ठीक है, जैसे नीचे कुछ ग्लिम्स दिए हुए उसका फोटो में। दूसरा, यहाँ पे अगर फेरी सर्विस लोग अवेयर करने आएंगे तो होटल्स वगैरह भी चाहिए, तो प्रॉपर 2 बीच होटल्स बनाई जाएगी, ठीक है, हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट के लिए, और 15 से 20 ऐसी अदर रिसोर्ट्स और होटल विलास बनाए जाएंगे, ठीक है, जनरल विजिटर्स के लिए ऐसा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि होटल रिसोर्ट का भी प्लान है डिज्नीलैंड के जैसा ही, ठीक है, डिज्नीलैंड के जैसा ही डिज्नीलैंड थीम पार्क बनाने का सोच रहे हैं, जो आपका साउथ एशिया का पहला ऐसा पार्क होगा, ठीक है, पूरे साउथ एशिया का, एशिया का नहीं साउथ एशिया का पहला ऐसा पार्क होगा। तो ये बनाएंगे टूरिज्म को लेकर। और दूसरा, बीच फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, सुवारी, उभराट, तिथल, ये बीच को थोड़ा डेवलप करेंगे, ठीक है, नागरोल बीच को थोड़ा डेवलप करेंगे। तो ये सारे बीच को डेवलप किया जाए। तो टूरिज्म को लेकर ये हो रहा है सूरत इकोनॉमिक रीजन में। दूसरा, इको और रूरल टूरिज्म पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर ये पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डांग और वांसदा नेशनल पार्क, नवसारी में जो भी आपके कैंप साइट्स वगैरह है तो उनको डेवलप किए जाएंगे। एडवेंचर टूरिज्म मतलब हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंप साइट वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको फ्लरिश करवाया जाएगा। रूरल टूरिज्म में ट्राइबल थीम पे कि भाई डांगी कल्चर या फिर डॉन या फिर तुठी कल्चर, ठीक है, तुठी आपका पड़ता है उकाई के पास, तो ये ट्राइबल बेस्ड टूरिज्म की थीम्स डेवलप की जाएगी, ठीक है। डॉन हिल को डेवलप किया जाएगा, वहां पे अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटी, वेलनेस रिसोर्ट, इकोलॉजीज,
कल्चरल मार्केट्स बनाए जाएंगे उकाई रिजर्वायर के आजू बाजू, जैसे मैंने बोला ये थुटी, ठीक है, जमकी, नारायणपुर, फिर ये उच्छल, ये सारी जगह को डेवलप किया जाएगा उकाई टूरिज्म को लेकर, ऐसा, ठीक है। दूसरा ठीक है, एक्सपेरिएंशियल टूरिज्म को लेकर के भी कुछ डेवलप किया जाएगा। ये पहला जो भी हेरिटेज साइट है उनको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। दूसरा पारसी टूरिज्म सर्किट बनाई जाएगी, पारसी या फिर ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, तो पारसी टूरिज्म सर्किट बनाई जाएगी। 3 सर्किट है, पहली सर्किट सूरत और मुंबई को लेकर है, दूसरी सूरत में ही है, तीसरी नवसारी में है। तो ये 3 पारसी सर्किट की थीम बनाई जाएगी, ऐसा, ठीक है, जहाँ पे पारसी कल्चर, उनके लैंडमार्क्स वगैरह, उनका फूड, क्राफ्ट, फिलोसॉफी वगैरह सबको पोर्ट्रे किया जाएगा। आर्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल्स पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे डांगी दरबार करके होता है, तो वैसे ही वारली आर्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर को फ्रेश करवाया जाएगा। और तीसरा इंडिजीनियस अपनी जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं उसको प्रमोट किया जाएगा, जैसे बाम्बू, तो बाम्बू से बहुत अलग 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 चीजें आपकी बनती है, ऐसा, ठीक है। तो वैसा तो है पूरा टूरिज्म थीम बेस्ड ही सूरत इकोनॉमिक रीजन, पर साथ साथ में बाकी सारी चीजों को भी केटर किया जाएगा, ऐसा है, ठीक है। टूरिज्म है तो रास्ते बनेंगे, टूरिज्म है तो ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे करी जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि सूरत इकोनॉमिक रीजन मतलब सूरत और साथ में और 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट को लाया गया है, उन सबको साथ में डेवलप करवाया जाएगा, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये सूरत टूरिज्म रीजन वाला न्यूज ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऐसा, ठीक है, आराम से पूछा जा सकता है, देखिएगा 20 तारीख को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या है और न्यूज में, तो फिर और आपका न्यूज में है हाँ, कुछ ज्यादा नहीं है, वाले पेज पे ऊपर ही लिखा हुआ है कि राज्य ना जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% ફાળા સાથે જીડીપીમાં સુરત મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનો ફાળો 55% છે। આ સિદ્ધિના પાયામાં ટેક્સટાઇલ, જ્વેલરી, डायमंड, टाइज बराबर। इन शॉर्ट सूरत इकोनॉमिक रीजन की जो बात हो रही है ना, उसमें टूरिज्म को तो फ्लरिश करवाएंगे ही करवाएंगे, पर डायमंड ऑलरेडी वहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि भाई केमिकल और डाइज, ठीक है, तो ये भी आपका हेल्प कर ही रहा है सूरत इकोनॉमिक रीजन में, ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा परसेंटेज वहां पे लिखा हुआ है वो काम का है नहीं, उसका कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और इसके अलावा सूरत में मेडिकल टूरिज्म भी चालू करेंगे और एजुकेशन वाला भी कुछ ना कुछ लेटर स्टेज पे चालू करेंगे, मतलब ये 4-5 के अलावा आपका एजुकेशन और मेडिकल टूरिज्म भी चालू होगा, ठीक है। तो काफी काफी बड़े स्केल पे सूरत इकोनॉमिक रीजन को देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ टूरिज्म मतलब वो वाला टूरिज्म के पेज पे नहीं, इन सब चीजों के बेसिस पे भी देखा जाए, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भी बढ़िया सा न्यूज है आपका, कुछ ग्रीन एटीएम को लेकर है, अनाज एटीएम, ठीक है। तो गुजरात का पहला ग्रीन एटीएम एटीएम कहीं खुला हुआ है, ठीक है, जैसे यहीं पे दिखेगा कि गुजरात का पहला ग्रीन एटीएम आपको खुला हुआ भावनगर के करचलियापरा करके गांव है, भावनगर में करचलियापरा, ठीक है, करचलियापरा करके गांव है, जहां पे गुजरात का पहला, बोल रहा हूं मैं, ठीक है, गुजरात का पहला ग्रीन एटीएम खुला हुआ, ठीक है। तो फिर इंडिया का पहला कहाँ पे था, तो इंडिया का पहला खुला हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। इंडिया का पहला खुला हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में, 2024 में भी वो भी खुला हुआ था, ऐसा, ठीक है। पर ये गुजरात का पहला है, भावनगर करचलियापरा में, ठीक है, ऐसा। ये ग्रीन एटीएम का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके साथ को रिलेशन में या फिर को ऑपरेशन में गुजरात गवर्नमेंट ने खोला हुआ, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट और साथ में यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये खोला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसके अलावा ये स्टेट का पहला है, ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया। अन्नपूर्ति एटीएम इसको बोला गया है, ठीक है, जैसे इसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति एटीएम, ठीक है, ये इसका कुछ यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। चलिए
दूसरा फिर आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर दो चार चीजें कि भाई ये 40 सेकंड में आपको 25 केजी तक का ग्रेन दे सकता है, ठीक है, 100% प्रिसीजन है। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी है 2500 केजी जितनी, ठीक है, 2500 केजी तक की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। उसके अलावा उसका प्रोसेस सिंपल है, पोर्टेबल है, वगैरह वगैरह, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। उसके फायदे क्या है, कुछ नहीं, भाई आपका ये 24/7 काम करेगा, चोरी वोरी अटक जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आप अपना आधार कार्ड राशन कार्ड वगैरह दिखाओगे तो ही आपको ये फनल से ग्रेन नीचे से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है तो ही आपको ग्रेन थैली में ला के देगा। तो थैली की भी सुविधा यहाँ पे रखी हुई है वगैरह, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विशेषता की मशीन ની સંગ્રહ ક્ષમતા 2500 કિલોગ્રામ જેટલી છે। તમામ NFSA રેશન કાર્ડ धारकों, NFSA स्टैंड्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें आपको 2 किलो 1 किलो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं चावल और दाल मिलता है, ऐसा, ठीक है। तो NFSA રેશન કાર્ડ હોલ્ડર અનાજના એટીએમનો ઉપયોગ કરી શકે છે। આ સુવિધા 24 કલાક મળી શકે છે। ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અનાજનું વિતરણ કરી શકાતું હોય લાભાર્થીને બચવા બદલ તમામ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, मतलब कुछ काम का है नहीं अपने लिए। इन शॉर्ट थोड़ा बहुत ध्यान रखें कि 2500 केजी तक इसमें सामान आ सकता है ऐसा, ठीक है। 21/7 काम करेगा। NFSA का राशन कार्ड दिखाओगे तो ही आपका ये चीज आगे बढ़ता है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान ध्यान में रखिएगा चीजें। हाँ, फिर जैसे यहाँ पे वो प्रोसेस लिखी हुई कि किस तरीके से इसका संचालन करना है, तो कुछ काम का है नहीं। पहले आपको आपका रेशन कार्ड नंबर डालना है, फिर आगे का बटन प्रेस करना है, फिर ये करना, ऑथेंटिकेट करना है, वगैरह वगैरह। पर इन शॉर्ट एक ही चीज ध्यान में रखिएगा पूरे में कि आपको आपका यहाँ पे आधार कार्ड नहीं दिखाना है, आपको आपका राशन कार्ड दिखाना है ऐसा, ठीक है। कहाँ में भी ऐसा कुछ कैच आ सकता है एग्जाम के कोई स्टेटमेंट में, तो आपको आपका राशन कार्ड दिखाना है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ, जस्ट अ सेकंड, और कुछ है ये न्यूज़ को लेकर अपडेट? ठीक है, तो ये ग्रेन एटीएम को लेकर ध्यान में रखिएगा। स्टेट का पहला, इंडिया का पहला खुला हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। और कोई न्यूज़? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लेक्चर चल रहा है क्लास में। हाँ, फिर ये यहाँ पे गिर को लेकर है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के लिए इन लोगों ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है गिर रक्षित विस्तार के आजू बाजू, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन में कौन कौन से जैसे इको सेंसिटिव जोन मतलब क्या है, जैसे ये गिर था, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, तो उसके आजू बाजू ये थोड़े एरिया को और बफर के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, और बफर के तौर पे लिया हुआ है, और इसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो ऐसा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया हुआ है कि और 2.7 किलोमीटर से लेके 9.5 किलोमीटर तक का पट्टा ऐड किया गया है। मतलब कहीं कहीं पे ये 2 किलोमीटर जितना जगह है, कहीं कहीं पे 9 किलोमीटर तक का पट्टा है, ठीक है। तो और ये पट्टा ऐड किया गया है गिर के आजू बाजू, जिसको इको सेंसिटिव जोन बोला गया है। अब ये इको सेंसिटिव जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के एरिया को कवर किया गया है, तो यहाँ पे जूनागढ़, अमरेली, जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के हिस्सों को कवर किया गया है। बस उतना ही ध्यान में रखना, और तो कुछ ऐसा काम का है नहीं, बस यही इको सेंसिटिव जोन है। जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ, ये 3 जिलों को यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। बस यही चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि इको सेंसिटिव विસ્તારમાં 17 નદીઓના રિવર કોરિડોર્સ આવે છે। સિંહો અવર જવર માટે 4 મહત્વના કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યા છે। આ ઇકો ગીર રક્ષિત વિસ્તાર ફરતે જૂનાગઢ, અમરેલી તેમજ ગીર સોમનાથ આ 3 જિલ્લાના કુલ 196 ગામ, 24,000 હેક્ટરથી વધુ વન વિસ્તાર, એ બધાને મળીને આપણે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યું છે, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इको सेंसिटिव जोन गिर के आजू बाजू, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपको थोड़ा बहुत काम का है। उसके अलावा ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि विंड एनर्जी में गुजरात का कंट्रीब्यूशन तो 25% जितना है ऐसा, ठीक है। तो आप कुछ ये वाला आर्टिकल काम करें, और ये वाली पाक्षिक का लास्ट है, ठीक है। आगे है पाक्षिक, उसका कंटिन्यू करते हैं, पर ये वाली पाक्षिक का लास्ट है। ये डिजिटल गुजरात करके कोई पोर्टल बना हुआ है, ये पोर्टल ई गवर्नेंस का आपका पार्ट है ऐसा, ठीक है। तो ये डिजिटल गुजरात करके जो भी आपका पोर्टल है,
ये पोर्टल पे बहुत सारी ये फैसिलिटीज दी जाएगी, ऐसा है, ठीक है। सामाजिक आणि शैक्षणिक रीत्या पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान वर्ष धार्मिक लघुमती रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये SC ST सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, तो ये सारी फैसिलिटी आपको एक सिंगल चैनल से मिलेगी। वो जो है आपका ये डिजिटल गुजरात पोर्टल, ऐसा, ठीक है। ये NIC ने डेवलप करके रखा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स ने डेवलप करके रखा है, तो ये ठीक है। इसके अलावा ऐसा कुछ काम का नहीं है। आपकी ये सारी फैसिलिटीज मतलब ये सिंगल पोर्टल से हो सकती है, ठीक है। ये फैसिलिटीज सारी अवेल कर सकते हो सिंगल पोर्टल से, ठीक है। चलिए, तो ये पाक्षिक को लेकर इतना न्यूज ध्यान में रखिएगा। ये अक्टूबर के ही दूसरी पाक्षिक है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 16/10/2024, तो यही आपकी अक्टूबर की सेकंड पाक्षिक है, ठीक है। तो चलिए, तो फटफट इसको देख लेते हैं कि भाई ये वाली पाक्षिक में और क्या है। मे भी शायद ये वाली पाक्षिक में थोड़ा ज्यादा क्रूशियल न्यूज है, आपका कुछ कुछ काम का ऐसा, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके देख लेते हैं कि भाई ये वाली पाक्षिक में क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला जो आपका है न्यूज आर्टिकल काम का नहीं है भाई, यहाँ पे डब्बे में जो गोले में लिखा हुआ है कि अहमदाबाद का रिवर फ्रंट, ठीक है। तो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट जो है ना, वो फेज 1 में ऑलरेडी बन चुका था और उसका फेज 2 है, अभी उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, मे बी एक आध चीज आपको ध्यान में ना हो, ठीक है। जैसे ये जो रिवर फ्रंट है ना, फेज 1 में जो बन के रखा था ना, वो नदी के दोनों साइड ऑन एन एवरेज 11-11 किलोमीटर तक बना के रखा था, ठीक है। कहीं पे 11 पॉइंट समथिंग था, कहीं पे 11 पॉइंट समथिंग था, ऐसा करके 23 किलोमीटर का पट्टा ऑलरेडी बना के रखा था इन लोगों ने फेज 1 में। फेज 2 में ऐसा है कि दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का पट्टा कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट समथिंग है कि भाई एक जगह पे 5.2 है, एक जगह पे 5 पॉइंट समथिंग है, तो दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का पट्टा और ऐड करेंगे, तो ऐसा करके 10 या फिर 11 किलोमीटर जितना ऐड होगा और आपका टोटल रिवर फ्रंट का लेंथ बनेगा 34 किलोमीटर, ठीक है, दोनों को मिला के, नदी के इस साइड और उस साइड दोनों। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये दोनों फेजेस में फेज 1 या फिर फेज 2 में ये लोग जितना भी प्लांटेशन कर रहे हैं वो सारा का सारा प्लांटेशन मियावाकी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, ठीक है। मियावाकी मेथड से कर रहे हैं। मियावाकी मेथड आपको पता होनी चाहिए। पहले एक गड्ढा करते हैं, ठीक है, गड्ढे में लेयर बाय लेयर सारी चीजों को डालते हैं, मिट्टी है, पत्ता है, टहनियां है, ये है, वो है, ये पूरा लेयर बाय लेयर डालते हैं। वैसे करके पूरा सॉइल प्रिपरेशन किया जाता है। ये सॉइल प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे काफी कम एरिया में, जैसे ये पूरा एरिया है तो काफी नजदीक नजदीक यहाँ पे पेड़ वो लगाया जाता है, ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं मियावाकी टेक्निक। जापानीज इंसान था ये मियावाकी करके, तो उसके नाम से ये टेक्निक लेके आया है, ऐसा, ठीक है। तो मियावाकी से ये करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ये क्या बोलते हैं रिवर फ्रंट में बनाएंगे कि भाई वो आपका वॉकवे बनेगा, वो पोमाग्रेट बनेगा, ठीक है। उसके अलावा वो अटल ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ऐसे हर एक चीजें इस पे बनाई जाएगी। आपका फ्लावर गार्डन बनाया हुआ है, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। हाँ, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये ध्यान में रखिएगा, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक बॉडी है, ठीक है, जो आपके कंपनीज एक्ट से बनाई गई है। कंपनीज एक्ट आपको ध्यान में होगा ही होगा, कंपनी एक्ट से बनाई हुई ये एक बॉडी है, पब्लिक साबरमती रिवर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ऐसा करके कुछ पूरा नाम है। तो ये कंपनी के द्वारा ये पूरे रिवर फ्रंट का मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये साबरमती रिवर फ्रंट वाला, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूज है बड़नगर वाला, ठीक है। इसके बाद आपका न्यूज है ये बड़नगर वाला, अच्छा, ठीक है। सेम न्यूज आर्टिकल काम का नहीं है, पर यहाँ पे जो बड़नगर मोनेस्ट्री लिखा हुआ है ये थोड़ा काम का है, अच्छा, ठीक है। बड़नगर में मोनेस्ट्री आउट ऑफ नोवेयर क्यों आई, ठीक है। मोनेस्ट्री एज इन बुद्धिस्ट साइट है, कुछ ना कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब ऐसा था कि गुजरात के ये वाले हिस्से में, जैसे ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद से नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे वड़नगर पड़ता है। तो गुजरात के ये वाले हिस्से में फर्स्ट से लेके 7th सेंचुरी एडी तक बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ था, ठीक है, बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ था। मीनवाइल 2nd से लेके 4th सेंचुरी एडी में यहाँ पे ये वाली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी हुई थी, ये वाली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी हुई थी वड़नगर में, ऐसा, ठीक है। जहां पे ऐसा माना जाता है कि 1000 से भी ज्यादा मोंक रहते थे, ठीक है, 1000 से भी ज्यादा मोंक रहते थे।
और यहाँ पे हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। ये किसने बोला? तो ये उसने बोला कि 647 एडी के आसपास आपका वो ह्यून सेंग इंडिया घूमने आया था। तो ये ह्यून सेंग के अकाउंट, उसकी बुक से ये चीज अपने को मिली हुई है। और यही ह्यून सेंग ने वड़नगर को अनंतपुर या फिर आनंदपुर बोला हुआ है। आनंदपुर या फिर आनंदपुर उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अलॉन्ग विद दैट, ये वड़नगर से ही थोड़े दूर जाओगे ना तो आपको तरंगा हिल्स मिलती है, ठीक है। तरंगा हिल्स भी स्पेसिफिकली बुद्धिज्म को लेकर काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ऐसा, ठीक है। जहां पे आपको देवी तरण माता का मंदिर मिलेगा, जिनको मदर ऑफ ऑल बुद्ध बोला जाता है। मदर ऑफ ऑल बुद्ध बोला जाता है। तो ये दोनों जगह साथ में ही पड़ती है, तरंगा और आपका बर्दर, ठीक है। दोनों बुद्धिज्म को लेकर कुछ कुछ चीजें आपको बताते हैं ऐसा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ब्रीफ में इतना ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है। कि हीनियन बुद्धिज्म, ह्यून सेंग ने उसको आनंदपुर या फिर आनंदपुर बोला हुआ है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल का, सॉरी, ठीक है। तो ये आर्टिकल अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या काम का है आपका। तो नेक्स्ट आपका है सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। हाँ, ठीक है। जैसे ये वाले पेज पे देखो है ना, तो बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और काम का है आपका सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो नीचे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, ठीक है, गांधीनगर में है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है। बायोटेक यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है। रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में है वो, ठीक है। दूसरे पेज पे कंटिन्यू है गुजरात मरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये भी आपका गांधीनगर में है। फिर जीटीयू ये गांधीनगर में है। आईआईटी गांधीनगर में है। जीएनएल गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में, ठीक है। तो ये बहुत सारी सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और दो तीन आपको दिखेगी। थोड़ा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदिजाति विस्तारमा, ये सबसे लास्ट पॉइंट। आदिजाति विस्तारमा उच्च अभ्यासની उपलब्धता सुनिश्चित કરવા માટે श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पंचमहाल में है। याद रखना ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है। तो ये श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी आपकी पंचमहाल में है। और दूसरी भी है बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये आपके नर्मदा जिले में है, ठीक है। तो ये 6 से 7 अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ठीक है। उसके अलावा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ये भी गांधीनगर में है, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक यूनिवर्सिटी ये गांधीनगर में, ठीक है। उसके अलावा रेलवे यूनिवर्सिटी ये वैसे आपकी वडोदरा में है, ठीक है। तो ये अलग पड़ता है सिर्फ। फिर गुजरात मरीटाइम यूनिवर्सिटी ये भी गांधीनगर में ही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी दो तीन थी कि आपकी ये गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी ये सिर्फ आपके पंचमहाल में, और दूसरा आपकी ये बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी ये आपके नर्मदा में। ये सारी की सारी 8 से 10 आपकी सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट है ये 1-2 पेज में जो आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा न्यूज और एक यहाँ पे है कि जामनगर में, यहाँ पे लिखा हुआ है जामनगर में विश्वનું પ્રથમ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન निर्माणाधीन है, ठीक है। ये ऑलरेडी बन रहा है। 2022 में इसको अप्रूव कर दिया था और कामकाज चालू हो गया था। तो ऐसा है बेसिकली अपडेट कि WHO की तरफ से, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी ने अपना, ठीक है, इसी ने अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया हुआ है। कहाँ पे? तो कि गुजरात के जामनगर में, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे क्या क्या प्रैक्टिस किया जाएगा? तो वही सारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी, योगा और होम्योपैथी, ठीक है। यही 5-6 ट्रेडिशनल मेडिसिन जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है। तो वो सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएगी। WHO क्या करेगा कि ये सारी मेडिसिन को ग्लोबल लेवल पे अप्रूव करेगा। अच्छा बढ़िया है। तो इसे बताते हैं ये वाली चीज बन रही, इससे XYZ चीजें ठीक हो रही है ह्यूमन बॉडी में, XYZ डिसीज में हेल्प कर रहा है, तो ठीक है, इट विल बी अप्रूव्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल ऐसा,
ठीक है, तो इसलिए WHO ने अपने एफिलिएशन के साथ इसको खोला। तो बस ये इतना ध्यान में रखिएगा कि जामनगर में ये वाली चीज आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, तो एक ये चीज हो गया। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और आपको सेक्टर स्पेसिफिक, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गिफ्ट सिटी, ठीक है, तो आपका गांधीनगर में है, धुलेरा अहमदाबाद में है, मांडल बेचरा जी, ठीक है, अहमदाबाद, और उसके आगे जाके है दहेज पेट्रोलियम केमिकल्स, तो आपका भरूच में है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये आपके सारे के सारे सेक्टर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स है। ठीक है, उसके अलावा सेमीकंडक्टर के लिए ગુજરાત પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, ऐसा लिखा हुआ है। गुजरात દેશનું એકમાત્ર राज्य છે કે જ્યાં 4 સેમીકंडक्टर प्लांट कार्यरत થઈ રહ્યા છે। ठीक है, 4 में से 2 फाइनल है, एक सूरत में बनेगा और एक बनेगा SIR धुलेरा में। ठीक है, इवन गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जिसने अपनी सेमी कंडक्टर पॉलिसी बनाई हुई है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला गुजरात आपका ये पहला स्टेट है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये छोटा सा न्यूज फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो भी ऐसा छोटा मोटा काम का आता जाएगा मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले पेज पे आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ભારતના સમૃદ્ધ વૈવિધ્યસભર દરિયાઈ વારસાને જાળવવા માટે સમથિંગ કરોડ का नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खुल रहा है ऐसा। ठीक है, कहाँ पे खुल रहा है? लोथल अहमदाबाद में। ठीक है, अब लोथल ऐसा है कि ये आपकी IBC हड़प्पन साइट है। ये तब के टाइम का दुनिया का पहला, ठीक है, और ओनली डॉकयार्ड हुआ करता था। ठीक है, ये पोर्ट हुआ करता था जहां से सी के थ्रू ट्रेड होता था, तो इसलिए वहां पे नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ म्यूजियम बनाया जाएगा। कौन कौन मिलकर बना रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि वहां पे पोर्ट और शिपिंग के अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपना नेवल इक्विपमेंट को सजाएगी। ठीक है, दिखाएगी आपको, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये जो बन रहा है लोथल में ही नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सागर वाला प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेगा। ठीक है, जिसमें 2 तरीके से फंडिंग मिलेगा। एक फंडिंग आपको PPP मॉडल पे मिलेगा इन्वेस्टमेंट, और दूसरा EPC मॉडल पे रहेगा। ठीक है, EPC क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वगैरह करके। ठीक है, ये EPC और PPP 2 मॉडल पे इसका फंडिंग नेचर रहेगा। ठीक है, तो वहां तक का काम नहीं है, पर जस्ट बेसिक ध्यान में रखना कि लोथल में ये बनना है। लोथल आपके IBC की साइट हुआ कर दी, जहाँ पे दुनिया का पहला डॉकयार्ड का अपने को एविडेंस मिला हुआ है। ठीक है, लोथल पड़ता है भोगावो नदी के किनारे, आपका पड़ता है अहमदाबाद में। ठीक है, लोथल बिल्कुल, और काफी चीजें आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में। तो यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स 2 मिनिस्ट्री मिलकर बना रही है, सागर वाला का ये पार्ट होगा। ठीक है, शिपिंग, पोर्ट और मतलब ट्रेड के साथ साथ डिफेंस वाली चीजें भी ये कॉम्प्लेक्स में दिखाई जाएगी ऐसा। ठीक है, तो अलग अलग थीम यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो बस ये एक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा ये नड़ाबेट करके है, तो नड़ाबेट कुछ नहीं, जो फोटो में दिखाया हुआ है ना, तो ये जगह इन हम लोगों ने बॉर्डर टूरिज्म की थीम पे डेवलप की हुई है। तो नड़ाबेट आपका पड़ता है बनासकांठा में। ठीक है, तो बनासकांठा में आपका ये नड़ाबेट आपका पड़ता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर एरिया टूरिज्म के लिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ इंफ्रा को लेकर न्यूज अपडेट है। बेसिक ये ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पे देख लो, ये भरूच में बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। ठीक है, बल्क ड्रग पार्क मतलब ऑब्वियसली मेडिसिन के लिए, तो बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये अपडेट है कि नवसारी में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क या फिर PM मित्र पार्क बन रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, गुजरातना भावनगर खाते विश्वना प्रथम CNG टर्मिनल पोर्ट शिलान्यास। ठीक है, तो ये 3 चीजें इंफ्रा को लेकर यूनिक है, थोड़ी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि भाई भरूच में बल्क ड्रग पार्क बनना। ठीक है, दूसरा नवसारी में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बनना। ठीक है, और तीसरा
भावनगर में, ठीक है, गुजरात का पहला CNG टर्मिनल पोर्ट बन, ठीक है। तो ये 3 चीज इंफ्रा के कॉन्टेक्स्ट में काम की रहेगी आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा आई क्रिएट करके कुछ लिखा हुआ है ये डब्बे में, ठीक है। बाकी सारा तो काम का नहीं है, पर ये आई क्रिएट काम का है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है आई क्रिएट? आई क्रिएट कुछ नहीं है, गुजरात सरकार ने इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये छोटा सा यूनिट बनाया हुआ है आई क्रिएट, ठीक है। आई क्रिएट किन दोनों ने मिलके बनाया हुआ है? तो वही गुजरात सरकार प्लस इसमें एफर्ट था इन्फोसिस का, ठीक है। गुजरात सरकार और इन्फोसिस के एफर्ट से ये बनाया हुआ है। 2 एंटिटीज को मर्ज कर दिया है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GMDC और गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग BPF करके है फेडरेशन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड समथिंग प्रमोशन फंड करके है, ठीक है। तो ये 2 एंटिटीज को मिलके आपका ये आई क्रेडिट बना हुआ है। तो आई क्रेडिट कुछ नहीं है, एकेडमिक लेवल पे या फिर इन जनरल इंडिपेंडेंट लेवल पे जो भी आप इनोवेशन का कामकाज कर रहे हो उसको प्रॉपर प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए इन लोगों ने ये बनाया हुआ है आई क्रिएट। किस चीज का इनोवेशन ध्यान में रखेंगे? हर एक चीज को लेकर इनोवेशन, ठीक है। कि आपका ई व्हीकल को लेकर इनोवेशन चलेगा, फिनटेक को लेकर कुछ ना कुछ इनोवेटिव कामकाज कर रहे हो चलेगा, एनर्जी को लेकर कुछ ना कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस है तो चल जाएगा, AI को लेकर है, एग्रीटेक को लेकर है, वगैरह वगैरह। तो सारी चीजों में जो भी आपका इनोवेशन होगा वो इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये आई क्रिएट करके प्लेटफॉर्म जगह अहमदाबाद में बनाई हुई है ऐसा, ठीक है। तो कहाँ है ये तो खास ध्यान में रखना, अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट और इन्फोसिस की कॉमन एफर्ट से ये बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपका ये GMDC गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और दूसरा गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग प्रमोशन फंड, ठीक है, फेडरेशन। ये 2 एंटिटी को मिला के आपका ये आई क्रिएट बना, ठीक है। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा आई क्रिएट। उसके अलावा ये छोटा सा डब्बे में एक जो चीज दी हुई है बस मेंशन करते रहता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ऐसा कुछ आया, ठीक है। ये क्रांति तीर्थ है। क्रांति तीर्थ कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली ये मांडवी में लोकेटेड है, ठीक है। ये आपका मांडवी में लोकेटेड है। क्रांति तीर्थ किन को लेकर काम की जगह है? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। ये जिन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया था, तो इसको लेकर इनको जाना जाता है कि लंदन में इंडिया हाउस बनाया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक जर्नल चालू की थी, इसके अलावा इन्होंने एक जर्नल चालू की थी जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करके इन्होंने एक जर्नल चालू की, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये इनका जो घर है मांडवी में, ठीक है, इनका जो घर है मांडवी कच्छ में, यहाँ पे 2010 में सरकार ने इस जगह को क्रांति तीर्थ घोषित किया, ठीक है, इनके कोमेमोरेशन। और इनकी यहाँ पे आइडल रखी हुई है, ठीक है। तो क्रांति तीर्थ कच्छ, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के कोमेमोरेशन पे बना हुआ है। इनके 2 सिग्निफिकेंट काम के, लंदन में इंडिया हाउस बनाया था और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करके इन्होंने जर्नल लॉन्च की थी, ठीक है। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा। ये आपका न्यूज अपडेट है। दूसरा न्यूज अपडेट कि भाई बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट आया हुआ है ऐसा, ठीक है। बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट आया हुआ है। बहुत सारी NGO सरकारी संस्था सबने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया है, तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं आएगा, बहुत सारे लोग ऐसा, ठीक है। तो सबने मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट 2023-24, ठीक है। इसमें गुजरात को लेकर कुछ स्पेसिफिक चीजें इन लोगों ने बोली हुई, ठीक है। क्या बोला हुआ गुजरात को लेकर के? गुजरात में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स आपको कहाँ मिल रहा है? तो भाई वो मिल रहा है देवभूमि द्वारका में, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स आपको मिल रहा है देवभूमि द्वारका में ऐसा, ठीक है। सॉरी, सबसे ज्यादा नंबर नहीं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स की वेराइटी, मतलब सबसे ज्यादा स्पीशीज की वेराइटी आपको मिल रही है द्वारका में ऐसा, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा नंबर सिर्फ क्वांटिटी के टर्म्स में आपको मिल रहा है जामनगर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि દ્વારકા સૌથી વધુ 456 પક્ષી પ્રજાતિની વિવિધતા નોંધાઈ છે, જ્યારે સરહદી કચ્છ જિલ્લામાં 161 प्रजातियों 4.5 लाख જેટલા પક્ષીઓ જોવા મળે છે, ठीक है। तो द्वारका में सबसे ज्यादा वेरायटी है और जामनगर विविध 221 प्रजातिओની સાથે 4 લાખથી વધુ પક્ષીઓની સંખ્યા ધરાવે છે।
जामनगर क्वांटिटी के टर्म्स में, काउंट के टर्म्स में सबसे पहले नंबर पे है ऐसा, ठीक है। तो ये बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट ध्यान रखना। उसके अलावा बहुत सारे बर्ड हॉटस्पॉट्स सरकार ने बोले हुए हैं। ये पोरबंदर अच्छा खासा हॉटस्पॉट है, बहुत बर्ड आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑब्वियस है नल सरोवर है, नड़ा बेट है, बुढ़िया बेट है, थोल है, ये वगैरह वगैरह आपके प्रॉपर बर्ड हॉटस्पॉट है, ठीक है। जिसमें से आपका ये नल सरोवर और थोल आपकी रामसार साइड पड़ता है, ठीक है। नल सरोवर और थोल आपकी रामसार साइड में पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और एक जगह पे बहुत बर्ड्स मिलते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे छरी ढांड, छरी ढांड करके जगह है जो आपके कच्छ में है ऐसा, ठीक है। छरी ढांड करके जो आपकी जगह है जो आपके कच्छ में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये सारे बर्ड के डेटा को डिजिटल दिखाने के लिए ई बर्ड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है गुजरात सरकार, ठीक है। ई बर्ड प्लेटफॉर्म, जिसपे इवन आपको भी कोई बर्ड दिखे ना तो उसका फोटो खींच के आप भेज सकते हो, ठीक है। तो वो लोग काउंट में यूज करते हैं। देखो भाई अहमदाबाद में आज की डेट में ये टाइम पे ये बर्ड दिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको फोटो फोटो रख के उसको शोकेस करता है और इसका काउंटिंग के लिए भी उसको यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बर्ड डाइवर्सिटी रिपोर्ट गुजरात को लेकर ये बस 2-4 चीजें ध्यान में रखिएगा कि भाई क्या है कैसे, ठीक है। ये है तीसरा और एक खास काम की चीज, ठीक है। और एक खास काम की चीज आपकी कि भाई ये वाइल्ड एस को लेकर काउंटिंग कुछ हुआ, ठीक है। तो वाइल्ड एस की जो पॉपुलेशन है, वाइल्ड एस दैट इज जंगली गधेड़ा જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ક્યાં તો જેને કહેવાય છે ઘુડખર, ठीक है, જેને કહેવાય છે ઘુડખર। तो इसकी पॉपुलेशन में 26% जितनी बढ़ोतरी पाई गई है ऐसा, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन में 26% जितनी बढ़ोतरी पाई गई है। ये टोटल कुछ आपको आंकड़ा पता चले ना तो टोटल 7672 जितने वाइल्ड एस इंडिया गुजरात में पाए जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। काउंटिंग का रिपोर्ट या फिर काउंटिंग का जो है उसका नाम क्या है, WAPE करके है, वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट। ये जो काउंटिंग का प्रोजेक्ट है इसका नाम है WAPE, वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट ऐसा करके इसका कुछ नाम है ऐसा, ठीक है। पहले कुछ जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पहले इनकी पॉपुलेशन बहुत घट गई थी, धीरे 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 हम लोगों ने बढ़ाया और आज के डेट में 7,000 जितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या काम का है कि ये जो वाइल्ड एस पॉपुलेशन है ना, ये एशियाटिक वाइल्ड एस की 5 अलग अलग स्पीशी है, जिसमें से एक ये सब स्पीशी है जिसको घुड़खर बुलाया जाता है ऐसा, ठीक है। तो एशियाटिक वाइल्ड एस की 5 सब स्पीशी में से एक ये है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन 1960 में हमारे गुजरात में बहुत कम हो गई थी। 1960 में बेसिकली अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस करके डिजीज फैला था, जिसके चक्कर में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने वाइल्ड एस सेंचुरी बनाया प्रॉपर और उसके बाद इनका कंजर्वेशन किया। तो ये गुजरात, इंडिया में सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं वाइल्ड एस, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड एस सेंचुरी बनाई हुई है ये कच्छ, पाटन, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, ये कुछ 4-5 जिले में फैली हुई है वाइल्ड एस सेंचुरी, ठीक है। कि वाइल्ड एस सेंचुरी आपकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वाइल्ड एस सेंचुरी आपकी देख लेते हैं, कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट भी है, पाटन, बनासकाठा, ठीक है। कच्छ, पाटन, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा और राजकोट, ये 5 जिले में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी सुरेंद्रनगर में है और सुरेंद्रनगर में भी ध्रांगध्रा करके जगह है, ध्रांगध्रा, ठीक है, जहां पे इनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ऐसे, ठीक है। और इन जनरल कच्छ की बात करें तो कच्छ में 2 रीजन है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है ऐसा, ठीक है। LRK लिटिल रन ऑफ कच्छ में ये पाए जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीजें इनकी मेंशन है। वाइल्ड एस जिसको टेक्निकली बोला जाता है इकस हेमोनिस खुर, यहाँ पे लिखा हुआ इकस हेमोनिस खुर करके इनका साइंटिफिक नेम है, जो एशियाटिक वाइल्ड एस की 5 पॉपुलेशन में से एक है, 5 स्पीशीज सब स्पीशीज में से एक है ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। किसके प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम के तहत इनका काउंट होता है, WAPE 2040, WAPE दैट इज वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट के तहत इनका कुछ ना कुछ काउंटिंग होता है, ठीक है। डायरेक्ट काउंट हो रहा है, कोई इधर उधर की तरीका यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए ये कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। और लास्ट इसको लेकर कि IUCN की कैटेगरी में ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में पड़ता है ऐसा, ठीक है। सॉरी, IUCN की जो अलग अलग आपकी कैटेगरी है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह वगैरह, तो उसमें आपकी ये पढ़ते हैं, ये रहा एंडेंजर्ड की कैटेगरी में पढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है वो, ये रहा कर्सर, पेन घूम नहीं रही, पता नहीं, जस्ट अ सेकंड, सॉरी।
ये आपके पड़ते हैं एंडेंजर्ड की कैटेगरी। ठीक है, चलो कोई नहीं, उतना ही था लास्ट अपडेट। ठीक है, और कुछ है इसको लेकर अपडेट? ठीक है, चलिए और कुछ नहीं है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सेम न्यूज आर्टिकल में काम का नहीं, पर ये जो डब्बे में दिया हुआ है ये थोड़ा काम का है कि भाई पाल गढ़वाओ मेमोरियल करके कुछ है। ठीक है, पाल गढ़वाओ मेमोरियल मेमोरियल। तो ये क्या है, थोड़ा यूनिक है, तो याद रखना। ऐसा है कि भाई 7 मार्च 1922 को ये पाल गढ़वाओ करके जगह है जो आज के साबरकांठा में पड़ती है। ठीक है, साबरकांठा तब के टाइम का ईडर स्टेट हुआ करता था, स्टेट। ठीक है, आज के टाइम पे साबरकांठा में पड़ता है ये पाल गढ़वाओ। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आपका जो जलियांवाला हुआ था ना, जलियांवाला से भी काफी ब्रूटल स्केल का मैसेकर हुआ था। मैसेकर मतलब हत्याकांड हुआ था ऐसा। ठीक है, अब क्यों हुआ था, तो यहाँ पे है ना 2-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होके सरकार के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे भाई, सरकार उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूल कर रही थी, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसा। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट को क्या बोलते हैं, हेड कर रहा था, लीड कर रहा था मोतीलाल तेजावत करके। ठीक है, मोतीलाल तेजावत करके बंदा इसको लीड कर रहा था। ठीक है, बहुत सारे इधर उधर के लोग जुड़े हुए थे इसमें, इधर उधर के स्टेट से लोग आए हुए थे और इसमें जुड़े हुए थे। मोतीलाल तेजावत सबको हेड कर रहा था ऐसा। ठीक है, और ये मूवमेंट का नाम दिया गया था इन्होंने एक ही मूवमेंट। एक ही मूवमेंट दैट इज कि भाई सब यूनिटी के साथ साथ में रहेंगे ऐसा। ठीक है, सब यूनिटी के साथ साथ में रहेंगे। तो इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपन फायर किया था, और ओपन फायर में ऐसा बोला था कि 1200 से भी ज्यादा ट्राइबल लोग, जैसे इसमें भील ट्राइबल लोग भी जुड़े हुए थे, नॉर्मल अर्बन एरिया के लोग भी थे, इसमें 1200 से भी ज्यादा भील ट्राइबल लोग मर गए थे ऐसा। ठीक है, ये क्लैश में एंग्रेजों के साथ। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाल दड़वाऊ आदिवासी स्मारक है स्पेसिफिक, क्योंकि भील ट्राइब के लोग काफी ज्यादा मरे हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे है, तो साबरकांठा है, पाल दड़वाऊ आदिवासी स्मारक साबरकांठा। ठीक है, पाल दड़वाऊ ये क्या बोलते हैं, मैसेकर को ये वापस से कॉमेमोरेट करता है। ठीक है, मैसेकर क्या था तो मैंने आपको बता दिया, 1922 में अगेंस्ट द लगान ये हुआ था, और मोतीलाल तेजावत ने इसको हेड किया हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कुछ कुछ चीजें, एक ही मूवमेंट वहां पे हुई थी। ठीक है, और बिगर देन जलियांवाला इसको माना जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपका पहला और दूसरा पाक्षिक हुआ ऐसा। ठीक है, अब फटफट न्यूज पेपर में देख लेते हैं, काफी कम आर्टिकल है वैसे तो न्यूज पेपर और सीएम में क्या अपडेट्स है वो एक बार के लिए। ठीक है, हर एक न्यूज पेपर मैंने कवर किया हुआ है, गुजरात समाचार, संदेश, भास्कर, भले फोटो यहाँ पे रैंडमली कोई भी डेट की हो, डजंट मैटर, जस्ट आपको ये बताना है कि सारे न्यूज पेपर के आर्टिकल्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको लेकर कुछ अगर यूनिक चीज आई हो न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल। ठीक है, जैसे एक न्यूज़पेपर में प्रेस रिलीज आया हुआ था कि गुजरात वन्यजीव सप्ताह। ठीक है, तो कब से कब तक मनता है ध्यान में रखना, 2 से लेके 8 अक्टूबर तक गुजरात वन्यजीव सप्ताह मनता है ऐसा। ठीक है, तो ये वन्यजीव सप्ताह मनाया था, तो उसमें उन लोगों ने 2-4 चीजें गवर्नमेंट ने शोकेस की थी। 2-4 चीजें गवर्नमेंट ने शोकेस यहाँ पे की थी। ठीक है, क्या क्या शोकेस किया था, तो पहला શહેરીકરણ અને ઔદ્યોગિકરણમાં અગ્રેસર રહી વન્ય પ્રાણીના સંરક્ષણમાં અગ્રીમ સ્થાન ધરાવતું રાજ્ય છે, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, गुजरात राज्य गौरव समा एशियाई सिंहोની સંખ્યામાં વધારો થઈને 674 થયા છે, उतना कुछ काम का नहीं है। ये थोड़ा काम का है कि रतन महल, जम्बूगढ़ और शूरपाड़ेश्वर यहाँ पे आपकी जंगल सफारी बनाई जाएगी। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड आपका पड़ता है कच्छ में, तो थोड़ा इसको लेकर जान लो। ये जो आपका बन्नी ग्रासलैंड है, ठीक है, ये आपका पड़ता है कच्छ में। ठीक है, यहीं पे बन्नी ग्रासलैंड पे ही छरी ढांड करके वेटलैंड है जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बन्नी ग्रासलैंड में ही आपके 2 स्पीशी आपको दिखेगी, एक तो वो वाइल्ड एस दिखती है और दूसरा आपको दिखता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये 2 मेन स्पीशीज वहां आपको दिखती है। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड में। उसके अलावा बन्नी ग्रासलैंड में ही है कभी कभार आपको वो खराई कैमल्स भी दिख जाता है। और इसके अलावा ये थोड़ा खोजना, चीर बत्ती जैसी एक यूनिक इवेंट यहाँ पर होती है, चीर बत्ती या फिर घोस्ट लाइट, चीर बत्ती या फिर घोस्ट लाइट। ठीक है, तो ये बन्नी ग्रासलैंड कच्छ में पड़ता है, आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। ठीक है,
तो इसको लेकर ये ध्यान में रखिएगा। वन्य राष्ट्रीय खाते चित्ता संवर्धन केंद्र, तो ये खास काम का है कि यहाँ पे अब है ना चित्ता, चित्ता मतलब लेपर्ड नहीं होता, चित्ता मतलब चित्ता ही होता है ऐसा, ठीक है। तो चित्ता संवर्धन केंद्र बनाया जाएगा। लेपर्ड होता है आपका दीपड़ा, दीपड़ो जिन्हें गुजराती में कहे जिन्हें बोलते हैं लेपर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे चित्ता संवर्धन केंद्र बना रहे बस्ती वन्य राष्ट्रीय में, खास ध्यान में रखना। व्हेल शार्क संरक्षण के लिए 947 व्हेल નો बचाव करिए तो वरु संवर्धन केंद्र, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 70 जितने छोटे चाइल्ड वरु मिले, मतलब वहां से जन्मे हैं। करुणा अभियान, करुणा अभियान जो आपको उत्तरायण टाइम पे चलता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रेस रिलीज वन्य जीव सप्ताह के दौरान सरकार ने बोला हुआ था, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। दूसरा क्विकली देख लेते हैं, मतलब ये सब जिस्ट दे रहा हूँ आपको ऐसा, ठीक है, कि ऐसा कुछ न्यूज में आया था। दो चार चीजें आप लोग भी खोजिएगा, उतनी थोड़ी जिम्मेदारी रखिएगा ऐसा, ठीक है। यूनेस्को का एक जियो पार्क करके चीज होता है। जियो पार्क ऐसे के भी कोई भी जगह जो जियोग्राफिकली भौगोलिक तरीके से बहुत ही यूनिक है, कोई यूनिक प्रोसेस से बना हुआ है, या फिर यूनिक मटेरियल या फिर यूनिक रॉक स्ट्रक्चर वहां पे पाया जाता है, या फिर उसके जो चेंजेस हो रहे हैं वो जगह पे वो ज्योग्राफिकली बहुत ही यूनिक चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ना, तो वो जगह को यूनेस्को का जियो पार्क बोला जाता है, ठीक है। जियो पार्क दैट इज ज्योग्राफिकली वो जगह बहुत यूनिक है, कोई टेरेन वहां का बहुत यूनिक है, ठीक है, या फिर प्रोसेस वहां की बहुत यूनिक है, अलग ही तरीके का मटेरियल से वो बना हुआ है, वगैरह 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 ऐसा, ठीक है। तो ऐसे यूनेस्को का जियो पार्क इंडिया में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह हम लोग सजेस्ट करना चाहता है यूनेस्को को कि देखो भाई ये जियो पार्क हो सकता है, ये ज्योग्राफिकली थोड़ी यूनिक जगह है, इसको देखो आप लोग। तो ये लिस्ट के लिए इंडिया ने 10 जगह सजेस्ट की थी ऐसा, ठीक है। 10 जगह भू स्तर शास्त्रीय स्थलों, ठीक है, सजेस्ट की थी, जिसमें से एक पड़ती है हमारी, यहाँ पे नीचे कहीं लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ठीक है, कि જેમ કે ઉડુપી મેંગ્લોરના સેન્ટ મેરી ટાપુમાં મળેલા 60 મિલિયન વર્ષ જૂના બસાલ્ટ સ્તંભો, उत्तर पश्चिम गुजरातना कच्छ मैदानना डायनोसोरियन अश्मीभूत स्थलों, ठीक है। जैसे गुजरात में ऑब्वियसली आपको वो रायोली नेशनल पार्क है, तो डायनासोर के लिए काफी फेमस है, ठीक है। गुजरात का ये वाला हिस्सा, ठीक है, रायोली वाला हिस्सा, बनासकांठा वाला हिस्सा, फिर वो बालासिनोर वाला हिस्सा और नर्मदा वाला हिस्सा, ये डायनासोर के लिए काफी यूनिक थे, ठीक है, ऐसा है, डायनासोर के लिए काफी यूनिक थे, तो ये ध्यान में रख, ठीक है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्या जियोलॉजिकल क्या यूनिक हिस्ट्री, तो डायनासोर की इवोल्यूशन की यूनिक हिस्ट्री यहाँ से आपको मिलती है, ठीक है। इसलिए ये जगह को भी ये लोग डालना चाहते हैं यूनेस्को के क्या बोलते हैं जियो पार्क, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में ऐसा, ठीक है। तो बस गुजरात की एक ही जगह है, ये जो 10 जगह सजेस्ट की हुई है उसमें से गुजरात की एक ही जगह, ठीक है, ये कच्छ वाला रीजन, ठीक है, उत्तर पश्चिम गुजरात में कच्छ नाम है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है। और थोड़ा अभी अचानक से याद आ रहा है, कोई एक डायनासोर की स्पीशी भी थोड़ा खोजिएगा जिसको हम लोगों ने गुजरात की कोई चीज या जगह के नाम पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये एक न्यूज का आर्टिकल था आपका, ठीक है। दूसरा आपका है एक स्टार्टअप क्षेत्र काठू पाड़तो गुजरात राज्य, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस स्टार्टअप में गुजरात काफी अव्वल है ना, ये चीज बस यहाँ पे मेंशन की हुई है, कोई यूनिक प्रोग्राम या फिर स्कीम का नाम है नहीं ऐसा, ठीक है। ऐसा है कि गुजरात के स्टार्टअप में विमेन का भी पार्टिसिपेंट काफी देखा गया, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ठीक है। હાલના સ્ટાર્ટઅપમાં 50% મહિલાઓનો દબદબો, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે, तो इसके लिए बस एक ही यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी का लिखा हुआ है, ठीक है, SSUP स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी गुजरात सरकार की, इस पर ऑलरेडी गुजरात जीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, गुजरात इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा कोई यूनिक प्रोग्राम या फिर स्कीम का नाम नहीं लिख रहा है, इन जनरल आर्टिकल था कि गुजरात इंडस्ट्री फ्रेंडली है, तो गुजरात में जो भी पॉलिसीज वगैरह है ना, कि गुजरात में अब पूरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होके रखा है ये, ठीक है, वगैरह। पर अगर इसको आप मेंस के कॉन्टेक्स्ट पे देखो ना कि गुजरात इंडस्ट्री फ्रेंडली कैसे है, तो 4-5 पॉइंट ध्यान में रखना कि भाई एक तो पॉलिसीज बहुत सारी है इसलिए इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, दूसरा गुजरात में आपको लेबर क्लास मिल जाता है तो इसलिए इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलता है, तीसरा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट गुजरात में अच्छा है कि जैसे यहाँ से आपका वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजर रहा है, इसके अलावा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक हिस्सा, एक नोड आपका यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद वाला नोड जुड़ता है। चौथा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है, तो ये यहाँ से गुजरता है आपका, इसलिए। पांचवा, मुद्रा
सॉरी, ठीक है, मुद्रा जैसे बड़े बड़े पोर्ट है, मुद्रा है, कंडला है, तो वैसे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी पड़ता है। छठा, काफी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पे है जो लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट करते हैं, इस रीजन से यहाँ पे इंडस्ट्रीज बूस्ट करती है ऐसा, ठीक है। और सातवां, जो भी मान के चलो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर बाकी सारी सब्सिडीज या फिर बाकी सारी प्रोसेस, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहता है, ये सारी प्रोसेस बहुत ही क्विकली हो जाती है, ठीक है। ये आठवां, क्यू इंडस्ट्रीज है, तो भाई यहाँ पे आपको गिफ्ट सिटी की फैसिलिटी मिलती है ऐसा, ठीक है। तो ग्लोबल फिनटेक का पूरा जमावड़ा आपको एक ही जगह से मिलता है ऐसा, ठीक है। नौवां, गुजरात में इंडस्ट्रीज इतनी है क्योंकि हर 2 साल में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट VGGS, ठीक है, करते रहते हैं गुजरात सरकार, तो इसलिए भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज को काफी बूस्ट मिलता है। तो मतलब ऐसे वाले न्यूज आर्टिकल को है ना मेंस के कॉन्टेक्स्ट, मेंस के नजरिए से देखिएगा हमेशा कि भाई ऐसी तो क्या चीजें हैं गुजरात में जिससे इंडस्ट्रीज फ्रेंडली स्टेट बोला जाता है। तो ऐसे 9 पॉइंट तो बस अभी ऐसे मुंह से मैंने डिस्कस किया, वहां से निकल के आए, और थोड़ा खोदोगे ना तो और थोड़े 7-8 पॉइंट्स निकलेंगे आप कि ये सारे रीजन से गुजरात को इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट बोला गया, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही ब्रीफ में एज ऑफ नाउ डिस्कस करूंगा ये आर्टिकल को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल में गुजरात की नवी टेक्सटाइल नीति ऐसा, ठीक है। एक ही चीज बोलने लायक है, ऐसा है टेक्सटाइल हब तो गुजरात रहा ही है, ठीक है। जैसे गुजरात की पूरी बात करें ना तो यहाँ पे अहमदाबाद और यहाँ पे ये सूरत, ये पूरा का पूरा दोनों जगह आपका टेक्सटाइल हब रहा ही है, उसको लेकर ज्यादा कुछ चर्चा करूंगा। सूरत का टेक्सटाइल कपड़ा मार्केट वैसे भी फेमस है ऐसा, ठीक है। एक ही चीज ऐड करूंगा कि ये वाली जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी है ना उसमें सब चीज है, ये सब्सिडी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, हर एक चीज है, प्लग एंड प्ले मॉडल पे चलेगा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पर एक दो चीज ही यूनिक जो ऐड करने लायक है टेक्सटाइल को लेकर। पहला कि अब से ये टेक्सटाइल में रूरल वुमन का योगदान बढ़ाया जाएगा, जो भी आपके हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो वो कच्छ की आपकी शॉल जिसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा, अभी अभी जो देख लेना, फिर पाटन का पटोला, ये ऐसी वाली चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट वाली है, तो इसको प्रमोट किया जाएगा टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत। दूसरा, टेक्निकल टेक्सटाइल पे फोकस किया जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है देखना, 9 अलग अलग तरीके के टेक्निकल टेक्सटाइल। सिंपल भाषा में एक दो एग्जांपल बोलूं कि एक तो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो अपीयरल टेक्सटाइल होता है, ठीक है, पहनने के लिए। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब क्या, जैसे मैं अभी जो चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, जो चेयर पे कुशन है, तो कुशन का कपड़ा भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है, हाँ, पर ये अलग तरीके का फाइबर या फिर यार्न होता है। ये टेक्निकल टेक्सटाइल, आपकी गाड़ी में जो एयरबैग रखी होती है उसका जो कपड़ा होता है, ठीक है, वो अलग तरीके का सिंथेटिक यार्न होता है। तो वो पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो हरे कलर का पूरा पर्दा बांधा होगा, तो वो, तो ऐसे वाले सब चीजों को टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। तो इसमें अभी काफी गुजरात पंप अप कर रहा है कि भाई टेक्निकल टेक्सटाइल बारे में भी हम लोग कुछ ना कुछ कर पाए सर, ठीक है। और इसके लिए गुजरात प्लग एंड प्ले मॉडल अपना रहा है और PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बना रहा है। कहाँ पे, नवसारी में बन रहा है वो स्पेसिफिक, ठीक है, नवसारी में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। तो ये 2-3 चीजें यूनिक है इसको लेकर करने की टेक्सटाइल पॉलिसी में, बाकी सब बेसिक वाली चीजें है। सब्सिडी देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, रीजन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इंडस्ट्रियल सपोर्ट देंगे, लेबर क्लास देंगे, लॉजिस्टिक्स देंगे, बाकी सारी पॉलिसी है ना, नीति या फिर पॉलिसी, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें वहां पे होती है ऐसा, ठीक है। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके कुछ नया प्रोजेक्ट बने तो अलग बात है, ये पॉलिसी में सारी जनरल चीजें मेंशन होती है ऐसा, ठीक है। चलो, तो ये एक ध्यान में रखें कि टेक्निकल टेक्सटाइल पॉलिसी, ये वाइल्ड लेस वाला वही है, वापस से न्यूज में भी आया हुआ था कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ के 7672, ये आंकड़ा याद रख लेना, थोड़ा ऐसा दिखने में यूनिक दिख रहा है इसलिए 76-72 ऐसा, ठीक है, 7672 जितनी हो चुकी है अभी। और किसको लेकर, WAPE वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट को लेकर आपका ये हो चुका है ऐसा, ठीक है। ये न्यूज आर्टिकल में कुछ यूनिक वैसे है नहीं, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि 2 से 8 अक्टूबर आपको वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, गुड़खर लिटिल रन ऑफ कच्छ में आपका मिलता है, ठीक है। तो ये वही ऑलरेडी सारी चीजें जो है जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, ठीक है। चलिए, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को लेकर इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है। और लास्ट सेक्शन, ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर जा रहा है बट नॉट एन इश्यू, आपको पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर्स कवर कराना है ऐसा, ठीक है, पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर्स कवर करना है। तो 2 पाक्षिक हो गई, न्यूज़पेपर के जो 8-10 आर्टिकल्स आए हुए थे वो थोड़े बहुत काम के थे, ठीक है। जहां जहां भी गुजरात दिखा है ना वो आर्टिकल न्यूज़पेपर के रख लिए ऐसा, ठीक है। हाँ, कोई किस लेवल तक का काम का है वो डिबेटेबल हो सकता है,
बट सारे आर्टिकल कवर्ड है, ठीक है। और लास्ट सेक्शन आपका CMO, ठीक है, गुजरात चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो यहाँ से जो भी अच्छे काम के आर्टिकल है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में डेली 2 से 3 आर्टिकल अपडेट होते हैं ऐसा, ठीक है। तो महीने भर के देखने जाओ ना, 90 या फिर 100 से प्लस आर्टिकल्स वहीं के, ऑब्वियसली सारे डिस्कस करने लायक नहीं होते हैं ऐसा, ठीक है। तो जो जो भी काम के आर्टिकल है उसको देख लेते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, तो अक्टूबर में गुजरात सरकार ने, जैसे ही भले ही सितंबर का न्यूज़ है, ये 2-4 दिन चली थी, तो 28, 29, 30 सितंबर, 1-2 अक्टूबर में 2-5 दिन चली थी। तो जैसे ये चिंतन शिविर करके कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है, चिंतन शिविर, ठीक है। अब चिंतन शिविर बस क्या है ना, बस वो पता होना चाहिए ऐसा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ना, तो हुआ था ये IIM अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, IIM अहमदाबाद में हुआ था। अब ये चिंतन शिविर काइंड ऑफ गुजरात गवर्नमेंट की थिंक टैंक बॉडी है, जो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए बैठती है, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, नेता लोग सब आके बैठते हैं, ठीक है। बुद्धिजीवी लोग, एकेडमिक्स की तरफ से कुछ लोगों को बुलाया जाता है, और गुजरात के डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ को लेकर आगे चल के क्या क्या हो सकता है ना, उसके लिए सुझाव मांगे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए सजेशंस मांगे जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये है, हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस किया गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना कैसे नहीं ये डिस्कस किया गया है, डिजिटाइज कैसे करना कैसे नहीं, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजों पे CM बैठते हैं सबके साथ, और ये चीजों को क्रिटिकली डिस्कस किया जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये बस चिंतन शिविर करके कुछ होता है, ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, IIM अहमदाबाद में हुआ था, ये ध्यान में, सारे सीनियर ऑफिशियल्स और एम्प्लॉइज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये टेली रिहैब सेंटर बनाया हुआ है, भारत का पहला है ऐसा है इसलिए, ठीक है। तो इंडिया का कंट्रीज फर्स्ट टेली रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया हुआ है, 16 सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में पड़ता है आपका, बस वहीं पे बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, तो टेली रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ना, टू प्रोवाइड क्रूशियल साउंड थेरापी फॉर चिल्ड्रन पोस्ट कोहलर इम्प्लांट सर्जरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन स्टेट। इन शॉर्ट, साउंड थेरापी देंगे, साउंड थेरापी मतलब बातचीत करके ही उसको हील किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे टेली रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ 16 सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, ठीक है। बस यहाँ तक का ही ध्यान रखिएगा, बाकी इसको लेकर ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्पीच थेरापी होगी, स्पीच थेरापी मतलब ऑब्वियसली डिसीज जो है, ठीक है, ये आपकी स्पीच को लेकर है, स्पीच आपकी ठीक रहती नहीं, तो यहाँ पे स्पीच थेरापी आपकी दी जाएगी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, टेली रिहैब सेंटर अहमदाबाद में खुला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा CM श्री भूपेंद्र पटेल लॉन्चेस न्यू गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी, मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया ऐसा, ठीक है। टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर क्या है कि 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है ये टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर, ठीक है। फिर गुजरात को नेशनल वाटर अवार्ड में एक्सेलेंस इन वाटर मैनेजमेंट की कैटेगरी में पहला प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, थर्ड प्राइज मिला हुआ है। गुजरात रैंक्स थर्ड इन कंट्रीज बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अपने नेशनल वाटर अवार्ड से अपने प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए हैं। नेशनल वाटर अवार्ड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये वाला अवार्ड देती है, ठीक है। और उसमें वाटर मैनेजमेंट की कैटेगरी में गुजरात को बेस्ट स्टेट में थर्ड रैंक मिला हुआ है, ठीक है। गुजरात को थर्ड रैंक मिला हुआ बेस्ट स्टेट्स, तो ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, जैसे कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि अंडर जल जीवन मिशन टैप कनेक्शन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑफ स्टेट, इतने करोड़ रुपए डाल के ऐसा, ठीक है। तो कोई नहीं, वाटर मैनेजमेंट में वैसे भी गुजरात अव्वल है, ठीक है। सेम जैसे इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट में मैंने 9 से 10 पॉइंट जुटा है ना, गारंटी तौर पे लिख लो, कोई ना कोई मेंस में आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि वाटर मैनेजमेंट में गुजरात इतना इतना वेल परफॉर्म क्यों कर रहा है, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो वाटर मैनेजमेंट के गुजरात के जितने भी पॉइंट्स जुटा सको ना, 10-15 पॉइंट जुटा लो ऐसा, ठीक है। गारंटी तौर पे लिख के ले लो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंस में आपका आएगा ही आएगा। ये भी गुजरात का वाटर मैनेजमेंट समझो, ठीक है। तो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, एक आध लेक्चर में मैं कवर करूंगा ऐसा, ठीक है। अच्छे खासे 25 से 30 पॉइंट्स है गुजरात जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो यही इसी को लेकर है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। दूसरा, हाँ, गुजरात और स्पेन, एक खास थोड़ा यूनिक न्यूज है कि भाई गुजरात किस 24 अक्टूबर को आया हुआ है। गुजरात और स्पेन ने काफी सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट किए हुए हैं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे आपको क्विकली गो थ्रू करा दूं,
ऑटोमोबाइल को लेकर किया हुआ है, रिन्यूएबल को लेकर किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसने बोला हुआ है, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो स्पेन ने बोला हुआ कि हम लोग साथ में जुड़ेंगे। जैसे कि थोड़ा स्पेसिफिक अगर इसमें जाए ना, तो ऑटोमोबाइल को लेकर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई फोर्ड स्पेन की और गुजरात की टाटा, सॉरी इंडिया की टाटा, ये दो साथ में मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे गुजरात में। रिन्यूएबल की अगर बात करें ना, तो ये बात होगी ऑटोमोबाइल की। रिन्यूएबल की अगर बात करें ना, तो सीमेंस करके है वहाँ की, और फिर दूसरी है विंडर रिन्यूएबल्स करके, तो ये साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। हालोल में प्लांट डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये ध्यान में रखना एनर्जी प्रोडक्शन को। तो ये 2-3 चीज़ें उन लोगों ने साइन की हुई है, ठीक है, किसने, गुजरात ने और स्पेन ने, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारी इस कंपनीज का नाम लिखा हुआ है जो मोस्टली आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। काम का एक ही है कि इसके अलावा है ना, एक एयरक्राफ्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला हुआ है, यहीं पे कहीं पे है, ये रहा, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन समथिंग हैज इनॉग्रेट्स टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर C-295। ये आपका एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, वडोदरा में ही अब होगा ऐसा, ठीक है। तो ये भी गुजरात और स्पेन ने साथ में मिलकर किया हुआ है, ठीक है। इंडिया में से कौन इसको पुश करेगा, तो भाई टाटा ऑब्वियसली, ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट इसको पुश करेगा ऐसा, ठीक है। तो इसको लेकर कुछ है कि इंडिया से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को ये स्ट्रेंथन करेगा। C-295 एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पे फैक्ट्री डाली जाएगी। द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स विल स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन टू नेशंस एंड प्रमोट मेक इन इंडिया, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबलाइज एक्सेलेंस एंड फोर्टिफाई द बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड स्पेन, ठीक है, स्पेसिफिकली गुजरात एंड स्पेन, चल जाएगा बस। तो ये C-295 ध्यान में रखना और कुछ, ठीक है। ये आपका एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है जो आपकी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। चलिए, तो गुजरात को लेकर यहाँ तक के करंट अफेयर्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक के करंट अफेयर्स ध्यान में रखिएगा। 3 चीजें कवर की, पाक्षिक हम लोगों ने कवर की दोनों। दूसरा, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं 8 से 10, अब पर मंथ इतनी ही आता है, काम के आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। और दूसरा CMO पे जितना भी आता होगा, ठीक है। तो ये आपके अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स खत्म हुआ ऐसा, ठीक है। कुछ भी इसमें आपको इधर उधर प्लस और माइनस लगे ना, आई इंसिस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऐसा, ठीक है। द रीजन इज, नेक्स्ट जब मैं नवंबर का करंट अफेयर्स कराऊंगा ना, तब वो चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वाला कंटेंट आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। बाकी मैंने अभी सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें मेंशन की हुई है। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा वास्ट और डिटेल हो जाएगा, सिर्फ प्रीलिम, और वो भी आपकी कौन सी, अभी अप्रैल में जो 20 अप्रैल को आने वाली है उसको टारगेट करके किया होगा ऐसा, ठीक है। तो अक्टूबर का अपना डन है, नवंबर का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ आपकी तरफ से हो एस सच प्लस और माइनस, तो प्लीज यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और बची कुछ वो हिस्ट्री वाली सीरीज कवर करेंगे, गुजरात ज्योग्राफी कवर करेंगे, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन।